हे एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट सेट। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियोस और सेशंस में भी डिस्कस किया था कि हम कुछ ऐसा कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे जो आपकी ऑनगोइंग वैकेंसीज हैं, लाइक योर यूपीएलटी ग्रेड वैकेंसी, वेरियस अदर टीजीटी पीजीटी वैकेंसीज, ऑल्सो योर जीआईसी जीडीसी ग्रुप वैकेंसीज, जितनी भी ये वैकेंसीज हैं along with your Rajasthan TGT PGT vacancies and your upcoming DSSS TGT PGT English vacancy। ठीक है, साथ साथ आप देखेंगे जो हम कंटेंट इन वीडियोस में डिस्कस कर रहे हैं वो ऑल स्टेट्स टीजीटी पीजीटीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट है, क्योंकि कुछ राइटर्स, कुछ मेजर राइटर्स जो हैं इस तरह के होते हैं, लाइक वी नीड टू कवर देम, लाइक चाहे आप पहले कवर करो चाहे बाद में करो, लेकिन उन राइटर्स को पढ़े बिना आप एग्जाम में जो है नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से एक मैराथन सेशन हम आज लेकर आए हैं, और जो हमारे फॉलोइंग सेशंस होंगे वो भी मैराथन सेशंस होंगे बिकॉज ऑफ द ऑनगोइंग एग्जाम्स, ऑल्सो फॉर द अपकमिंग वैकेंसीज। ठीक है, सो सिट बैक, रिलैक्स। जो आपका स्टडी मटेरियल और हार्ड सॉर्ट कंटेंट होगा उसके साथ साथ पहले हम मैराथन क्लासेस पे भी फोकस करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आएगा, इस फॉर्मेट में। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे द मोस्ट फेमस विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, तो सबसे पहला राइटर हमने ये चूज किया है बिकॉज इनसे जो है क्वेश्चन 100% देखने को मिलता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि रोमांटिक एज, एक पूरी एज जो है इनके नाम पर जो है देखी जाती है, चलती है, क्वेश्चंस आते हैं, और इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले उस दौरान किया है, तो उन्हीं के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट और मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, जो भी क्वेश्चन आप सामने देखेंगे ईदर दैट हैज ऑलरेडी कम इन द यूजीसी नेट एग्जाम, या फिर जो ये क्वेश्चंस हैं वो किसी ना किसी टीजीटी पीजीटी एग्जाम में आ चुके हैं, तो कोई भी क्वेश्चन इज नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम। ठीक है, सो दीज आर द मोस्ट सॉट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, दी टॉप 200 क्वेश्चंस हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ कहाँ पैदा हुए, सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो उनके बर्थ के ऊपर है कि भाई वो पैदा हुए थे। आंसर इज बी, दैट इज इन कॉकरमाउथ इंग्लैंड में उनका जो है बर्थ हुआ था। ठीक है, तो हमें पता है लेक डिस्ट्रिक्ट था। ठीक है, और लेक डिस्ट्रिक्ट बार बार जो है उनकी पोइट्री में रिफ्लेक्ट होता रहता है, और लेक डिस्ट्रिक्ट उनकी पोइट्री का एक सोर्स भी है, तो जहां वो पैदा हुए उन्हीं चीजों को वो रिफ्लेक्ट करते। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ स्टडीड एट, तो सीधा सा क्वेश्चन है कि उन्होंने कहाँ पे जो है पढ़ाई की थी अपनी, कैम्ब्रिज में पढ़ाई की थी। कॉलेज का नाम यहाँ आप देख सकते हैं, इन सेंट जॉन्स कॉलेज। ठीक है, और ये जो कॉलेज था यहीं से उनकी एक लिटरेरी सोच डेवलप हुई थी, और उनको एक फिलोसॉफिकल डेप्थ यहीं से पढ़ाई करके डेवलप हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैं आपको फिर बता रही हूँ, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से 200 के 200 क्वेश्चंस को हम देखेंगे। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट Wordsworth is here. Yeah, most important of Wordsworth is here. So which year marks Wordsworth's birth and death? क्यों स्ट्रेस कर रहे हैं हम उनकी बर्थ और डेथ डेट्स पे? क्योंकि पूरा का पूरा रोमांटिक एज 1850 में खत्म ही हो जाता है। क्यों? बिकॉज वर्ड्सवर्थ डाइड इन 1850। ठीक है, तो बर्थ कब हुआ था? 1770, 1850 में उनका डेथ हुआ विद द डेथ ऑफ द रोमांटिक। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ वॉज अपॉइंटेड द पोइट लॉरेट। तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बनता है, कुछ पोट्स का आपको पोइट लॉरेटशिप वाला ईयर याद होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल विलियम वर्ड्सवर्थ का तो आप ईयर याद रखेंगे, इट इज 1843। ठीक है, तो वर्ड्सवर्थ के मार्क्स ज्यादा नहीं कटेंगे, कितने कटेंगे? मुश्किल से एक ही क्वेश्चन। ठीक है, 4 - 1 3, आप 4 और 3 से याद रखेंगे 43। ठीक है, क्योंकि वो बहुत अच्छा लिखते थे, उनके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, वेरी वेरी लाइक माई काइंड ऑफ एक्रोनिम। तो मैं ऐसे ही कुछ भी बना के याद रखती हूँ उस वैसे ही, पर आपको याद रहेगा। दिस इज व्हाट आई कैन से। तो वर्ड्सवर्थ सिस्टर हु इन्फ्लुएंस्ड हिज पोइट्री, हम सबको पता है कि डोरोथी
जो है उनकी सिस्टर थी और वो ज़्यादातर उनके वर्क्स में देखी जाती है। तो हम डोरोथी जो है इसका आंसर मार्क करें। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ मैरिड। तो मैरिज से ही आप याद रखिए कि उन्होंने किससे शादी करी, मैरी मैरी। सो ही मैरिड मैरी, ही मैरिड मैरी। तो मैरी हचिंगसन से आप याद रखेंगे कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने मैरी हचिंगसन से शादी की। क्या उन्होंने एक ही बार शादी की? नहीं, उन्होंने एनेट वेलन से भी शादी की थी। ठीक है, तो ये सब हमें याद रखना रहेगा। वर्ड्सवर्थ इज चीफली एसोसिएटेड विद, तो हमें पता ही है कि वर्ड्सवर्थ जो है लीडिंग फिगर थे ऑफ योर इंग्लिश रोमांटिसिज्म। तो रोमांटिक मूवमेंट जो है उनका इम्पॉर्टेंट एसोसिएशन रहेगा। वर्ड्सवर्थ कोलैबोरेटेड विद लिरिकल बैलेड्स, किसके साथ लिखे थे उन्होंने? विद सैमुअल टेलर कॉलरिज। सबको पता है द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट वर्क बाय वर्ड्सवर्थ इन कोलैबोरेशन विद कॉलरिज वाज लिरिकल बैलेड्स। Now, philosopher who influenced Wordsworth returned to nature idea. तो ऐसा कौन था जिसकी वजह से जो वर्ड्सवर्थ थे वो बहुत ज़्यादा मतलब नेचर की तरफ इंक्लाइन हो गए थे? सो द फिलोसोफर वॉज जीन जैकस रूसो। ठीक है, ही वॉज लाइक, उनकी एक फिलोसफी थी बैक टू नेचर। ठीक है, और जो उनकी फिलॉसफी थी वही वर्ड्सवर्थ की एक थॉट बन गई और उस थॉट ने वर्ड्सवर्थ को एक पोएटिक विजन दिया। ठीक है, तो ये सब हमने देखने को इसमें मिलता है। वर्ड्सवर्थ इज बेस्ट नोन एज, तो कैसे जानते हैं वर्ड्सवर्थ को? दैट ही इज द पोइट ऑफ नेचर, है ना। तो ये इजीली आप सॉर्ट कर लेंगे, इसलिए मैं इनको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं कर रही हूँ, बट दीज क्वेश्चंस हैव कम नाउ। देखिए, द very different thing about this marathon is this, that we have segregated the MCQs on the basis of the texts, like work wise इस मैराथन में आपको MCQs देखने को मिल रहे हैं। मेरा बहुत बड़ा कारण है ऐसा करने का, क्योंकि इससे ना आपको एक क्लास ऑफ MCQs मिल जाएंगे फ्रॉम द पर्टिकुलर वर्क, कि किस तरह की क्वेश्चन इस वर्क से आ रहे हैं, योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हमने शुरू किया है लिरिकल बैलेड्स वर्क से। क्वेश्चन क्या है कि कब पब्लिश हुए थे लिरिकल बैलेड्स? आपका आंसर रहेगा 1798। ठीक है, अब हम इसके प्रीफेस की भी बातें करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यू सी, विच एडिशन कैरिड द फेमस प्रीफेस? अब लिरिकल बैलेड्स तो पब्लिश हुए, लेकिन उनमें प्रीफेस कब ऐड हुआ? सो द आंसर इज 1800। ठीक है, सब्सटैंशियल प्रीफेस अपीयर्ड इन द 1800 एडिशन एंड ऑल्सो दिस प्रीफेस वॉज रिवाइज्ड इन 1802। 1802 में वो रिवाइज भी हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट, तो वर्ड्सवर्थ डिफाइंस पोइट्री एज, वर्ड्सवर्थ ने एक डेफिनेशन दी है पोइट्री की, ये सबको मालूम है। तो वर्ड्सवर्थ ने कैसे डेफिनेशन दी है पोइट्री की कि इट इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। कई बार क्वेश्चन इस तरह से कंफ्यूजिंग आ जाते हैं कि इसी डेफिनेशन को थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं कि कुछ देखा और तुरंत पोम को लिख दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। मान लो आपको कोई व्यू आपने देखा, लेकिन आप घर जाएंगे, एक शांति का सांस लेंगे, उसके बाद यू रिकलेक्ट द मेमोरीज एंड देन यू आर गोइंग टू पेन डाउन द वर्ड्स एंड दिस इज हाउ योर मास्टरपीस इज गोइंग टू डेवलप। तो वो वाला नोशन है यहाँ पे कि स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो तो है पावरफुल फीलिंग्स का, बट द फीलिंग्स आर रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। दिस इज द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ ओपोज्ड इन द प्रीफेस। तो वर्ड्सवर्थ जो है वो प्रीफेस में लाइक किसके अगेंस्ट थे या फिर किस चीज के वो अगेंस्ट या उसको ओपोज कर रहे थे? तो हमें पता है कि कुछ पोएटिक चॉइसेस थी ड्यूरिंग द पोप एरा। ठीक है, न्यू क्लासिसिज्म पीरियड की तरफ यहाँ इशारा हो रहा है। ठीक है, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा फ्लैम्बोयंट काइंड ऑफ वर्ड्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्ड्स यूज हो रहे थे। उन्हीं चीज़ों को जो है वर्ड्सवर्थ रिजेक्ट कर रहे थे। सो यू कैन कॉल इट द आर्टिफिशियल डिक्शन ऑफ दैट एज। तो 18th सेंचुरी के डिक्शन को बिल्कुल रिजेक्ट कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट,
नेक्स्ट, पोम दैट ओपन्स द 1798 लिरिकल बैलेड्स, कौन सी पोम है जिससे जो है लिरिकल बैलेड्स कि वो फर्स्ट पोम है, ठीक है, जिससे वो ओपन होते हैं? तो राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिज, एंड सुपर इम्पोर्टेंट इट इज, ठीक है, इट्स लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये किसने कंट्रीब्यूट किया था लिरिकल बैलेड्स में? हमें पता है दो बंदों ने लिखी थी लिरिकल बैलेड्स, एक तो वर्ड्सवर्थ, साथ साथ में सैमुअल टेलर कॉलरिज। तो सबसे पहला वर्क किसने लिखा है? कॉलरिज ने। कौन सा वर्क है? द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। या सो दिस इज द वे। नाउ नेक्स्ट, पोम दैट क्लोजेस द 1798 वॉल्यूम। तो जो 1798 में जो वॉल्यूम पब्लिश हुई है लिरिकल बैलेड्स की, उसमें लास्ट पोम कौन सी है? कौन सी पोम लिरिकल बैलेड्स को 1798 वाले लिरिकल बैलेड्स को क्लोज करती है? तो उसका आंसर आपका रहेगा टिंटन एबी। टिंटन एबी इज द पोम। As I told you, we are discussing the most important questions of the lyrical ballads only. ठीक है, नेक्स्ट, चाइल्ड, एक बच्चा है, एक बच्ची है जिसकी डेथ हो जाती है, बहुत इनोसेंट तरीके से जो है उसकी डेथ होती है, ठीक है, और बहुत ट्रैजिक भी है। तो दिस थीम इन लिरिकल बैलेड्स अपीयर्स इन VR7। VR7 इज द करेक्ट आंसर टू इट, क्योंकि ये एक चाइल्ड की इनोसेंस और डेथ को अलग अलग पर्सपेक्टिव दे रही है और दिखाती है कि कैसे चीजें हो जाती हैं। नेक्स्ट, विच पोम बेस्ट मॉडल्स इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। सो एज वी नो, टिंटन एबी की बातें हो रही हैं, तो यहाँ पर आप टिंटन एबी एक आंसर लिखेंगे कि जो इमोशंस हैं वो शांति में इकट्ठे किए गए और लिखे गए। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ अर्ज्ड पोइट्री बी रिटन इन। तो वर्ड्सवर्थ किस तरह का डिक्शन, डिक्शन इज द चॉइस ऑफ वर्ड्स, किस तरह का डिक्शन चूज करते थे? द लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मेन। ठीक है, ये अपने आप में एक बिल्कुल अलग कदम था, है ना। इट वॉज लाइक नॉट द कन्वेंशनल वे ऑफ राइटिंग, एंड इट वॉज वेरी it was very simple, the ordinary language, or you can say a man speaking to men स्टाइल। ठीक है, तो लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मेन, ऐसे वाला स्टाइल वो फॉलो करते थे, आसानी से जिसको चीजें समझ में। Who later called the preface the manifesto of romanticism? फटाफट से, आई थिंक थोड़ा थोड़ा लैग हो रहा है, तो हम फटाफट से इन क्वेश्चंस को देखेंगे बिकॉज वी हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो वर्ड्सवर्थ ये जो प्रीफेस को मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिसिज्म किसने कहा था? मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा था। नेक्स्ट, Wordsworth's primary contribution to lyrical ballads was what? So it was poems of rustic life and nature. Poems of rustic life and nature, क्योंकि ये rustic simplicity और rural life को celebrate। Next, so Wordsworth contributed which famous poem to lyrical ballads? कौन सी poem जो है Wordsworth ने contribute की थी to lyrical ballads? The Rime of the Ancient Mariner. Contributed which famous poem? Yeah, Coleridge. You're talking about Coleridge. I read it as Wordsworth. Wrong. So Coleridge ने बिल्कुल Rime of Ancient Mariner contribute। Next, वर्ड्सवर्थ की जो लूसी पोम्स हैं वो किस एडिशन में देखने को मिली थी, किस एडिशन में इंक्लूड हुई थी? तो जो 1800 वाली एडिशन है, ठीक है, लूसी पोम्स उसमें देखने को मिली थी। नेक्स्ट, फेमस लाइन, पोट्री जो है वो ब्रेथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज है। ठीक है, अब आप देखोगे कि कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पोम्स की, वो भी हमने इस मैराथन का पार्ट बनाई है। ठीक है, तो पोट्री की अगर हम बात करें, ये क्या बना दी है? पोइट्री ब्रेथ बना दी है, फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज, मतलब हर तरह का ज्ञान आप इससे ले सकते हो। तो ये कहाँ मिलती है ये लाइन? ये प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स में देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट, द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स इज लेटर क्वालिफाइड बाय। सो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो of powerful feelings is later qualified by what? है ना, कि वो प्रूव कैसे होगी? तो वो तभी तो प्रूव होगी जब आप उनको रिकलेक्ट करोगे ट्रैंक्विलिटी में और फिर उनको जो है आप लिखें। ठीक है, तो वो थोड़ी
पोएटिक बन जाएंगी, आपके इमोशंस पोएटिक बन जाएंगे। देन विच पोम पोर्ट्रेज अ चाइल्ड्स डायलॉग ऑन डेथ एंड फैमिली। तो एक पोम है VR7, ठीक है। अब VR7 जो पोम है, यही वो पोम है जहाँ जो चाइल्ड होता है वो इंसिस्ट करती है कि डेड सिबलिंग्स भी हैं हमारी फैमिली में, ठीक है, डेड सिबलिंग्स भी हैं। तो आप देखेंगे एक चाइल्ड्स डायलॉग ऑन डेथ एंड फैमिली है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह का थीम जो है VR7 पोम का है। वर्ड्सवर्थ सेज द पोट इज व्हाट। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था, एक आदमी जो और आदमियों से बात कर, है ना, बहुत सिंपल भाषा में। सो इट इज अ मैन स्पीकिंग टू मेन। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट टू चूज इंसिडेंट्स एंड सिचुएशंस फ्रॉम। तो हमें पता ही है कि वर्ड्सवर्थ कहाँ से चूज करते थे इंसिडेंट्स, फ्रॉम कॉमन लाइफ, वेरी इजी। नेक्स्ट, इन द प्रीफेस वर्ड्सवर्थ अटैक्स व्हाट। तो आप देखेंगे जो प्रीफेस था उसमें उन्होंने किन चीज़ों को अटैक किया था। जो फ्रेजियोलॉजी है, फ्रेजियोलॉजी किस तरह की है ना, फ्रेजियोलॉजी क्या होती है, फ्रेजियोलॉजी एग्जैक्टली वही होती है, द वर्ड सीक्वेंस, है ना, द फ्रेज सीक्वेंस। तो उस गॉडी एंड इनेन फ्रेजियोलॉजी, है ना, जो आर्टिफिशियल लगती है ना, जो एकदम जो चुभती है ना, विच इज नॉट वेरी प्लीजिंग और सूदिंग, ठीक है, उसी को रिजेक्ट किया था। कुछ ऑप्शंस ना कुछ क्वेश्चंस में ऐसे हैं कि आप देखते ही उन्हें एलिमिनेट कर सकते। नेक्स्ट, द लैंग्वेज ऑफ पोइट्री शुड बी व्हाट, द लैंग्वेज रियली स्पोकन बाय मेन। नेक्स्ट, लाइन्स, विल टॉक अबाउट टिंटन एबी नाउ, ठीक है। लाइन्स कॉम्पोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी वाज रिटन इन, कब लिखी गई थी? इट वाज रिटन इन 1798, ठीक है। और ये जो टिंटन एबी है जो 1798 में लिखी गई है, क्या है? आप देखेंगे कि कई बार हम चीज़ों को फिजिकली जो है लिव कर, लाइक जीते हैं, है ना, वी फिजिकली लिव थिंग्स, बट एट एन एज वी रिफ्लेक्ट ऑन द सेम व्हेन वी गेट मैच्योर, है ना। तो वो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है इसकी, वर्ड्सवर्थ, ठीक है। नेक्स्ट, ओकेजन ऑफ टिंटन एबी क्या था, है ना, किस लिए लिखा भाई, क्या कारण था? तो आप देखेंगे दैट वाई वैली जो थी फिर से विजिट की गई थी, किसके द्वारा? वर्ड्सवर्थ के द्वारा। कितने साल बाद? 5 साल बाद। तो तभी उन्होंने टिंटन एबी लिखी थी, ठीक है। तो आप देखेंगे कि किस तरह से उनका नेचर के साथ एक डीपर रिलेशन देखने को मिलता है कि वो उस वैली को रिविजिट कर रहे हैं और उन्हीं जो चेंजेस 5 साल बाद हुए हैं उनको साथ साथ नोट डाउन भी कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, टिंटन एबी एंड्स विद एन एड्रेस टू whom? दिस क्वेश्चन कैन बी important. So it's an address to his own sister Dorothy. Next, Wordsworth contrasts his present maturity with. तो अब मैंने आपको बताया कि एक पर्टिकुलर एज के बाद वी गेट मैच्योर। नाउ यहाँ पे आप देखोगे कि जब यूथ में थे वर्ड्सवर्थ तो वो नेचर को अपनी सेंसेस के साथ ज़्यादा इंजॉय करते थे, लेकिन अब उन्होंने जो नेचर है उसको अपना एक मोरल गाइड बना लिया है। तो ये डिफरेंस जो है टिंटन एबी वाली पोम में, ये चेंज, ये ग्लाइड आपको देखने को मिलेगा। सो हिज यूथफुल रिस्पॉन्सेस टू नेचर, वर्ड्सवर्थ कॉन्ट्रास्ट हिज प्रेजेंट मेच्योरिटी विद, प्रेजेंट में तो पता है स्पिरिचुअली मैच्योर हो चुके हैं, लेकिन टिंटन एबी में वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि वो यूथ में मतलब कैसे नेचर को रिस्पॉन्स करते है ना, बहुत एक्सटेंसिव सेंसरी जो उनका रिस्पॉन्स था, ठीक है। नेक्स्ट, फेमस लाइन, नेचर नेवर डिड बीट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो नेचर है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड आपकी बन सकती है और उसी को आप फ्रेंड बनाएं, बिकॉज नेचर नेवर बिट्रेज द हार्ट दैट लव्ड हर, ठीक है। ये एक मोरल नोशन है चीज़ों का, तो आप इससे जो है इंस्पायर हों और नेचर को जो है बहुत ज़्यादा आप इम्पोर्टेंस दें, ठीक है, इगोटिस्टिकल सबलाइन जैसा नहीं कर, ठीक है। तो फेमस लाइन, नेचर नेवर डिड बीट्रे हर, ये कहाँ देखने को मिलती है? टिंटन एबी में, है ना। किसी एबी में आप चले जाएं, किसके साथ? अपनी फ्रेंड के साथ चले जाएं, तो उसी से आप इस लाइन को याद रख लें। कैसे? कि नेचर कभी भी बीट्रे नहीं करेगा, नेचर कभी भी आपको बीट्रे नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, टिंटन एबीज वर्स फॉर्म इज,
तो वह ब्लैंक वर्स जो है आपको पता है सब ज़्यादातर रोमांटिक राइटर्स यही यूज़ करते थे, ठीक है। सिर्फ एक आधा वर्क ऐसा है वर्ड्सवर्थ का, आई थिंक रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस इज वन ऑफ देम, ठीक है, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि राइम रॉयल वाले मीटर का भी यूज़ किया गया है। नाउ नेक्स्ट लेट्स सी, टिंटन एबी इज ऑफन रेड एज, तो टिंटन एबी को हम किस तरह से पढ़ते हैं? देखिए कुछ ना क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग है। एक प्रिल्यूड है, जो प्रिल्यूड है वो ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड ही दिखाता है, ठीक है, एक बायोग्राफी है, लेकिन ऑटोबायोग्राफी है, लेकिन जो टिंटन एबी है उसको किस तरह पढ़ा जाता है? तो आप देखेंगे कि जो पोम है, द पोट्स माइंड के ग्रोथ को नेचर का जो इन्फ्लुएंस है उसके साथ मिलकर दिखाती है, ठीक है। तो द ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड थ्रू नेचर, ये डिफरेंस है, ठीक है। सो ये टिंटन एबी का रीडिंग स्टाइल है। नेक्स्ट, टिंटन एबीज लेंथ, ये आप जरूर याद रखें कि इट इज अबाउट 160 लाइन्स, ठीक है। 159 लाइन्स हैं जिनको आप अप्रॉक्सीमेटली 160 लाइन्स कह सकते हैं। टिन टिन टिंटन एबी, टिन टिन 160 लाइन्स, ठीक है। नेक्स्ट, टिंटन एबी सब टाइटल, इसका एक सब टाइटल है लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ भी टिंटन एबी है, यहाँ भी टिंटन एबी है, इसी चीज के साथ आप इसको रिलेट करके याद रख सकते। नेक्स्ट, टिंटन एबी is dedicated to his sister Dorothy. This we know. Now, Ode Intimations of Immortality. सबसे पहले कब पब्लिश हुए? 1807 में। इमोर्टैलिटी ओड जो है वो सबसे पहले कब पब्लिश हुआ? 2 वॉल्यूम करके जो पोम आई थी 1807 में, ठीक है। इट इज वन ऑफ द पोम्स देयर, ठीक है। पोम्स इन 2 वॉल्यूम्स करके जो था उसी का ये एक वर्क है 1807 का। नेक्स्ट, ओपनिंग लाइन ऑफ द ओड, तो इस ओड की जो ओपनिंग लाइन है वो क्या है? दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन मीडो ग्रूव एंड स्ट्रीम, इस तरह से जो है आंसर स्टार्ट होगा। मीडो, ग्रूव, स्ट्रीम, है ना, नेचर के कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और आप देखेंगे कि देयर वॉज अ टाइम कह के जो वर्ड्सवर्थ हैं वो अपने लॉस्ट चाइल्डहुड विजन को जो है इस पोम में रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, की आइडिया चाइल्डहुड हैज, तो एक की आइडिया है, ठीक है। किस किस तरह का की आइडिया है इस पोम में? इंटिमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी पोम में ही है चाइल्डहुड जैसा एक आइडिया, ठीक है। नेक्स्ट, फेमस लाइन है आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, ठीक है। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे कि ये वाली लाइन जो है एक बहुत अमेजिंग ट्रिक मैं आपको बताने जा रही हूँ, मे बी यूल लॉफ एट इट बट आई एम श्योर यूल रिमेंबर इट फॉर एग्जाम एंड दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। कैसे? फेमस लाइन है, बर्थ हुआ है, ठीक है, कोई नियोनैटल बेबी आप सोच सकते हैं, कोई इन्फेंट, ठीक है, इज स्लीपिंग एंड फॉरगेटिंग, यानी उसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल फॉरगेट कर चुका है हर चीज को, आराम से अपनी मस्ती में मस्त होके वो बेबी सो रहा है। तो बर्थ, स्लीप, फॉरगेटिंग, ये आपके कीवर्ड्स हो गए इस लाइन से। और इस लाइन को आप याद रखेंगे ओड से, इमोर्टैलिटी ओड। एक सेकंड के लिए मैं ओड को ऑडी बोल दूं, ठीक है, तो बच्चा जो है ऑडी कार में आया है और वो सो रहा है। जस्ट इस तरह से आप चीजों को याद रखेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग, ये किस तरह की फिलॉसफी को रिफ्लेक्ट करता है? प्लेटोनिक फिलॉसफी, ठीक है। इसका क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि प्री एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल, द प्लेटोनिक आइडिया। अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ द विजनरी ग्लीम फेड्स, एक ना जब आप बच्चे होते हैं तो आपकी एक विजनरी ग्लीम होती है क्योंकि आपकी सेंसेस थोड़ी ज़्यादा रिच होती हैं, आप चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा एक्सटेंसिवली देखते हो, है ना, थोड़ा इंटेंशन आपका स्ट्रॉन्ग रहता है, तो वो फेड हो जाती है, वो विजनरी ग्लीम आपकी फेड हो जाती है। कब? एज वी ग्रो इनटू अडल्टहुड, ठीक है, क्योंकि जो अडल्टहुड होता है वो आपकी जो चाइल्डहुड की हेवनली लाइट है, ठीक है, उसको डिम कर देता है, डल कर देता। नेक्स्ट, which concept is central to the ode? So as we know, immortality ode,
है ना, ऑडी वाली बात हो रही है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लेटोनिक लव है, ठीक है, प्लेटोनिक आइडिया है, आई मीन टू से, और प्री एग्जिस्टेंस ऑफ द सोल वाला कॉन्सेप्ट है। ओड एंड्स विद व्हाट, कंसोलेशन इन मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड एंड नेचर। देखिए हर पोम बहुत मज़े से शुरू होती है, लेकिन जब भी कोई पोम एंड करती है इस तरह की, तो वो एक बैलेंस बना देती है ना। तो आप यही देखेंगे कि जो पोट है उसने लॉस को एक्सेप्ट कर लिया है, और वो शांति और सोलेस कहाँ ढूंढता है, इन नेचर्स कॉन्टिन्यू। वही चीज जो है इमोर्टेलिटी ओड में रिफ्लेक्ट हो रही है, कि वो कंसोलेशन हो गई है उसकी इन मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड एंड नेचर। नाउ द ओड हैज हाउ मेनी स्टैंजास, ओड ऑन द इमोर्टैलिटी ओड, इसमें कितने स्टेंजा हैं, 11, है ना। तो आप लिखेंगे 11 ऑडी, ठीक है, इससे आप याद रखें। वेरी फनी आई नो, बट आपको याद रहना चाहिए, दैट इज मोर। द ओड इज सबटाइटल्ड, किस तरह से उसका सबटाइटल है, इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, है ना, एन ओड, इस तरह से उसका सबटाइटल, ठीक है। और इस सबटाइटल से जो है ना थीम बिल्कुल अच्छे से पता चल जाती है। ये मेन हेडिंग है वर्क की, ठीक है, इसका सबटाइटल बहुत बड़ा है, इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, पूरा बड़ा लंबा सबटाइटल। नेक्स्ट 50th, द ओड एग्जाम्प्लीफाइज वर्ड्सवर्थ बिलीफ इन व्हाट, वो चाइल्डहुड को विजन मानते हैं एज सोर्स ऑफ पोएटिक इंस्पिरेशन। वो बचपन और बच्चों के साथ ज़्यादा मतलब अटैच्ड हैं, और अपने बचपन को भी बहुत ज़्यादा रेमिनिसेंस करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं, ठीक है। तो चाइल्डहुड इंसाइट जो है वो उनकी मैच्योर पोइट्री को सस्टेन कर रही है, क्योंकि उनको वो सब याद है, वो जो पल उन्होंने चाइल्डहुड बचपन में बिताए थे वो सब अपनी पोइट्री में डालते हैं। नेक्स्ट लूसी पोम्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लूसी पोम, कौन सी नहीं है, शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज है, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील भी है, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन आई हैव नोन भी है, ठीक है। माइकल, माइकल जो पोम है वो जो है आपका लूसी पोम का पार्ट नहीं है, क्योंकि माइकल क्या है, एक पेस्टोरल नैरेटिव है ना, पेस्टोरल पोम है, इसका पार्ट नहीं है। लूसी पोम्स मेनली डील विद, तो आप देखेंगे किस तरह से एक छोटी बच्ची, एक यंग गर्ल किस तरह से स्नो में ट्रैप हो जाती है, और वो उसकी ट्रैजिक डेथ का कारण बन जाती है। तो आप देखेंगे कि डेथ एंड transience of a young girl is the theme of this poem, Lucy poems, ठीक है। Now, a violet by a mosey stone half hidden from the eye, आप देखेंगे जो लूसी पोम्स में कुछ पोम्स हैं, उस एक पोम में से ये पर्टिकुलर लाइन ली गई है, शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। आप देखेंगे शी से आप कोई लड़की को जो है इमेजिन करें, यहाँ पे लूसी को ही आप इमेजिन कर लें, है ना, और किस तरह से वो जो है लाइफ और डेथ के बीच में संघर्ष करती हुई आप देखेंगे, एक इस रीजन को आप इमेजिन करेंगे, हाफ हिडन फ्रॉम दी आई, ठीक है, अ वायलेट बाय अ मोजी स्टोन, ठीक है। नेक्स्ट, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, सो दिस वर्क अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, इट डील्स विद वॉट, तो सिंपल सी बात है कि एक गहरी नींद में जो है एक मतलब एक प्रॉपर एक नींद में जो है वो लड़की चली गई है, यानी शी इज नो मोर, एंड एग्जैक्टली इट टॉक्स अबाउट डेथ ऑफ लूसी, द लॉस ऑफ मोशन एंड लाइफ, ठीक है। मतलब उसकी स्पिरिट जो है सील कर गई है एक पर्टिकुलर स्लम्बर को, स्लम्बर इज द स्लीप, शी हैज स्लेप्ट फॉरएवर, ठीक है। नेक्स्ट, विच लूसी पोम शोज लवर्स फियर ऑन मूनलिट नाइट, सो इसका जो आंसर रहेगा आपका रहेगा स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन आई हैव नोन। तो लवर्स फियर और पैशन, इन चीज़ों से आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो देखेंगे कि जो लवर है वो किस तरह से लूसी की जो ट्रैजिक डेथ हुई है उसको इमेजिन कर रहा है एक मून को देखते समय, ठीक है। दिस इज हाउ द कनेक्शंस आर मेड। नेक्स्ट, 3 years शी ग्रू इन सन एंड शावर, ठीक है। तो आप देखेंगे कि नेचर है ना, सन एंड शावर से जो है नेचर की बातें हो,
ठीक है। सो नेचर एज फॉस्टर मदर शेपिंग लूसी, ठीक है, किस तरह से नेचर ने जो है लूसी को अडॉप्ट कर लिया है और उसकी ग्रोथ को जो है एक कॉन्टिन्यूअस मोड दिया है, ठीक है। टोन ऑफ लूसी पोम्स, कैसी सी टोन है, एलिजिक है एंड मेलनकलिक है, क्योंकि ट्रैजिक डेथ के बारे में। तो ओवरऑल इस तरह की जो है मॉर्निंग सॉर्ट ऑफ टोन है। Which poem says rolled round in earth's diurnal course with rocks and stones and trees? ये भी आपकी A slumber did my spirit seal से ली गई है। तो आप देखेंगे लूसी बिकम्स पार्ट ऑफ नेचर्स साइकिल, किस तरह से लूसी जो है नेचर के साइकिल का पार्ट बन गई है कि शी रोल्ड राउंड इन अर्थ्स डायरेनल कोर्स विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज। आप देखेंगे चीज़ें डीके होती हैं और इस तरह से जो है एक साइकिल बनती रहती है, ठीक है। द लूसी पोम्स बिलोंग टू विच एडिशन? सो इट इज़ द 1800 लिरिकल बैलेंस। 1800 यानी प्रीफेस के साथ जब लिरिकल बैलेंस आया था उसी का हिस्सा बनी थी आपकी लूसी पोम्स। नेक्स्ट, लूसी पोम्स कंबाइन व्हाट? इसमें लव है, लॉस है और नेचर की परमानेंस दिखती। तो लूसी पोम से आप लॉस को जरूर याद रखना, ठीक है। लॉस एंड नेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक ब्लेंडिंग है ये पर्सनल फीलिंग विद नेचुरल इमेजरी की। नाउ विल टॉक अबाउट माइकल। सो माइकल इज सबटाइटल्ड एज अ पेस्टोरल पोम, ठीक है। पेस्टोरल पोम पब्लिश्ड इन द 1800 एडिशन ऑफ योर लिरिकल बैलेंस, ठीक है। उस दौरान ये जो है पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट, माइकल इज, जैसा कि हमें पता है कि माइकल इज मोर अबाउट एन ओल्ड शेफर्ड, ठीक है। तो एन ओल्ड शेफर्ड की बात है, ठीक है। माइकल इज रिटन इन, here you can see that it's written in blank verse। ज़्यादातर पोइट्री रोमांटिक एरा की blank verse यानी कि which meter, iambic pentameter में लिखी गई है। so you can see that Michael is another example। same सेंट्रल थीम ऑफ माइकल क्या है? द ट्रेजेडी ऑफ रूरल लाइफ, ब्रोकन फैमिली बॉन्ड। आप देखेंगे किस किस तरह से जो माइकल थे उन्होंने अपने सन जो ल्यूक उनका बेटा था उसको जो है खो दिया था और इस तरह से उनका जो वंश था, उनका जो फैमिली हेरिटेज था वो खत्म हो गया था, ठीक है। सो माइकल इज अनदर काइंड ऑफ लूसी पोम। सो देयर इज अ लॉस एंड डेथ वाला थीम। नेक्स्ट, Michael's son name is Luke. This can be another important question. Now we'll talk about the prelude. Now the prelude was first published when? Publishing की बात हो रही है। वर्जन्स तो इसके बहुत सारे हैं, किसके? द प्रिल्यूड के, लेकिन एक फाइनल पब्लिश कब हुआ था ये? तो उसकी अगर हम बात करेंगे तो 1850 में जो है ये हुआ था, when Wordsworth died, ठीक है। अमेजिंग, तो इस चीज से आप इसको याद रखो। 1805 में भी मैंने आपको बताया इसके वर्जन्स ऑलरेडी हैं। तो 1805 वाले वर्जन में कितनी बुक्स जो हैं इसमें थी? तो देयर वर 13 बुक्स। 13 बुक्स थी किसमें? 1805 वाले वर्जन में। लेकिन अगर 5 को और इस 0 को हम इधर कर दें तो बन जाएगा 1850। और अब कितनी बुक्स आ गई? 14 बुक्स। जब आप ये देखेंगे कि ये प्रॉपर पब्लिश हो गया तो आपकी 14 बुक्स हो गई। ऑलराइट, तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे कि 13 बुक्स इज 1805 वाले वर्जन में थी और जब पब्लिश हुआ फाइनली तो उसमें 14 बुक्स थी। नेक्स्ट, द फाइनल 1850 contains, as we already discussed, 14 books. So which critic called the prelude the spiritual autobiography of Wordsworth? प्रिल्यूड को किस पोइट ने बोला था कि ये उसकी स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है? सो द पोइट इज थॉमस दे किन्से, ठीक है। इन्होंने ही इसको उनकी स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी बोला था। नाउ द प्रिल्यूड इज रिटन इन व्हेन? तो वो किस में लिखी गई है? ब्लैंक वर्स में जो है प्रिल्यूड लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिल्यूड सबटाइटल गिवन बाय वर्ड्सवर्थ वाज ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, ठीक है। तो ये मैंने इसीलिए आपको बोला था ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड पहले भी था,
है ना। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि ग्रोथ ऑफ अ पोइट्स माइंड बस इतना ही है, किसका, प्रिल्यूड का सब टाइटल। नेक्स्ट, prelude was dedicated to whom? As we know, prelude was dedicated to Coleridge. 14 बुक्स फाइनली पब्लिश हुई थी और वो उनके फ्रेंड थे, ठीक है, सैमुअल टेलर कॉलरिज, और उन्हीं को उन्होंने डेडिकेट किया था। द 2 part अर्ली प्रिल्यूड वाज रिटन इन, तो ये 1799 में पहले 2 parts में जो है प्रिल्यूड को लिखा था। तो वो एक अर्ली ड्राफ्ट था, इट वाज एन अर्ली ड्राफ्ट, ठीक है। फाइनल पब्लिकेशंस तो वी ऑलरेडी नो ऑफ द प्रिल्यूड, ठीक है। नेक्स्ट, विच नेचुरल सीन इन प्रिल्यूड शोज टेरर ऑफ इमेजिनेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा सीन था, है ना। तो यंग वर्ड्सवर्थ ने क्या किया था, एक बोट को जो है स्टील कर लिया था। सो यंग वर्ड्सवर्थ स्टील्स द बोट एंड फील्स परस्यूड बाय द माउंटेन्स, है ना। वही एक कारण बनी थी कि माउंटेन्स लव की वजह से ही स्टोलन द बोट, एंड दिस वाज द मोस्ट, this was the natural scene which shows terror of imagination. Next, the spots of time occur in which poem. तो आप देखोगे कि जो प्रिल्यूड है ना आपका, वो ज़्यादातर बातें करेगा पोइट्री की, पोम की, ठीक है। अच्छे अच्छे क्रिटिक्स कौन है, मतलब वो प्रिल्यूड जो है एक पूरा ब्रह्मास्त्र था उनका, कि किस तरह से हमें एक वर्क को जज करना चाहिए, खासकर पोइट्रीज एंड पोइट्स को, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे कि जो वो प्रिल्यूड ही है जिसमें स्पॉट्स ऑफ टाइम की बात हुई है। स्पॉट्स ऑफ टाइम की अगर हम बात करें तो वो पल जो आप कभी भी नहीं भूल, ठीक है, उन्हीं को जो है स्पोर्ट्स ऑफ टाइम को जो है पोइट ने बोला था, यानी कि यू कीप रिमेम्बरिंग, you keep remembering and the things and you put them into words. Which critic emphasized spots of time in prelude? तो ये देखिए कि किसने एम्फसाइज किया था स्पॉट्स ऑफ टाइम को प्रिल्यूड में, दैट इज M.H. अब्राहम्स। ये आप याद रखेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि कौन सा क्रिटिक था जिसने स्पॉट्स ऑफ टाइम को जो है हाईलाइट किया था ड्यू टू द स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंस। प्रिल्यूड इज ऑफन कॉल्ड व्हाट, so it's an epic of the self, it's an epic on the self, है ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करता है कि किस तरह से एक पोइट का जो है वो माइंड ग्रो करता है और वो अपनी पोइट्री लिखता है। प्रिल्यूड्स थीम इज द ग्रोथ ऑफ पोइट्स माइंड थ्रू इंट्रैक्शन विद नेचर। प्रिल्यूड की थीम एग्जैक्टली यही है कि किस तरह से पोइट जो है नेचर के साथ इंट्रैक्ट एंड पोइट्री लिखता है। Prelude was revised in, so it was revised in, as we know 05 का 50 कर दिया है, this is the correct answer, ठीक है। The opening of the prelude invokes what, किसको इन्वॉक करता है द ओपनिंग, नेचर एंड इमेजिनेशन, है ना। नेचर और इमेजिनेशन आर द गाइडिंग फोर्सेस इन द प्रिल्यूड। कुछ मतलब कुछ इसमें ना आपके ऑप्शंस इस तरह के दिए हुए हैं कि आप उन्हें देखेंगे तो थोड़े आप कंफ्यूज होंगे, वरना तो जो इसका आंसर है वो बहुत इजी है, बट आप यहाँ पे देखोगे कि नेचर और इमेजिनेशन की बातें यहाँ पर हो रही हैं। नेक्स्ट, द एक्सकर्शन वॉज पब्लिश्ड इन 1814। आप देखोगे कि ये बहुत लॉन्ग पोम है जो कि राइट आफ्टर योर लिरिकल बैलेड्स एक्सकर्जन नाम की जो पब्लिशिंग है ना, वो 1814 में हुई थी आफ्टर योर लिरिकल बैलेड्स। Now the excursion is a part of larger projected work titled what? Recluse का part है आपका the excursion, ठीक है। तो ये एक फिलोसॉफिकल एपिक है, ठीक है। किस तरह से वर्ड्सवर्थ ने अपना फिलोसफी का आइडिया इसके अंदर दिया है। द एक्सकर्जन कंटेन्स हाउ मेनी बुक्स, कितनी बुक्स हैं एक्सकर्जन में, 9 बुक्स हैं। कैसे याद रखेंगे, एक्सकर्जन एंड्स विद एन, with n you can write 9, ठीक है। ऐसे आप एक छोटा सा जो है निमोनिक बना लेंगे और इस तरह से आप याद रखेंगे जो एक्सकर्जन है उसमें 9 बुक्स, ठीक है। एंड ऑल्सो दिस वर्क वॉज स्टिल इनकम्प्लीट। प्रिंसिपल स्पीकर इन द एक्सकर्जन इज द वैंडरर, और यही वैंडरर जो है गाइड बन जाता है पोएट का, ठीक है। नेक्स्ट, द 2 part अर्ली प्रिल्यूड वाज डिस्कस्ड इन, तो ये देखिए कि किसने एम्फसाइज किया था स्पॉट्स ऑफ टाइम को प्रिल्यूड में, दैट इज M.H. अब्राहम्स।
The theme of excursion is, yes, the philosophical reflections on man, nature, religion. यहाँ पे man, nature और religion central theme है, ठीक है, blank वर्ड्स में ये लिखा है। सोनेट्स के ऊपर बात करते हैं। कौन सा सोनेट शुरू होता है? मिल्टन, यू शुड बी लिविंग एट दिस आवर, है ना। मिल्टन को जो है इन्वोक किया जा रहा है यहाँ पे कि आपको इस समय पे, इस टाइम पे आपको यहाँ होना चाहिए था। कौन सा टाइम था वो, है ना? नेसेसरली द टाइम वाज द फ्रेंच रेवोल्यूशन। यस, सो दिस हैपेंड दैट, no, this was not about the French Revolution, rather it was more about the London's corrupt morals, ठीक है। तो लंदन पोम थी 1802 की, ठीक है, और मिल्टन यू शुड बी लिविंग एट दिस आवर, बिकॉज द लाइन आई वाज कंफ्यूज्ड विद वाज ब्लिस वाज इन दैट डॉन टू बी अलाइव, है ना। वो वाली जो लाइन है ना, उसने मेरे को कंफ्यूज कर दिया था थोड़ा, बट यहाँ पे मिल्टन को बोला गया है, तो मिल्टन को लंदन पोम में बोला गया, ठीक है। लंदन पोम में मिल्टन को बोला गया है कि आओ और इंग्लैंड का वर्च्यू रिस्टोर कर जाओ, ठीक है। नेक्स्ट, थीम ऑफ लंदन, हमें पता ही है कि वो डिक्लाइन ऑफ मोरल्स, जो इंग्लैंड में उस टाइम पे सब डिक्लाइन हो गया था, मोरालिटी एकदम करप्ट हो चुकी थी, उन्हीं की बातें हो रही। Earth has not anything to show more fair is opening of what? So it is the opening of composed upon Westminster Bridge, है ना। मान लीजिए आप ब्रिज पे खड़े हैं, ठीक है, और एक सीन इस तरह का आपके सामने बन गया है कि आप खुद से क्या बोल रहे हैं, अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, है ना, कि इससे सुंदर अर्थ हमें क्या ही दिखा सकते। तो आप याद रखेंगे कि ये ब्रिज वाली पोम से लाइंस ली गई हैं। इन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, सिटी इज कंपेयर्ड टू व्हाट? सो द सिटी इज कंपेयर्ड टू अ स्लीपिंग बॉडी विद गारमेंट्स ऑफ ब्यूटी, ठीक है। आप देखेंगे कि किस तरह से जो लंदन है, उस टाइम का जो लंदन है, वो कितना सेरीन दिख रहा है, कितना शांत और एकदम स्मूथ, बहुत बहुत रिच दिख रहा है, वेरी सबलाइम, वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। तो उसको क्या बोला जा रहा है? द स्लीपिंग बॉडी विद गारमेंट ऑफ ब्यूटी, है ना, मानो उसने एक चादर ओढ़ी हो, उस तरह का जो है रेफरेंस है। विच सोनेट बिगिंस विद द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, लेट एंड सून, तो ये इसी में से लिया गया है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ये आप चीटिंग करके करेंगे, ठीक है। और हमें पता है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस वाली पोम का जो थीम है, वो ज़्यादातर मटीरियलिज्म पे एक अटैक है, और जो लोग एलियनेट हो चुके हैं नेचर से, उन पे भी अटैक है। सेंट्रल थीम ऑफ वर्ल्ड ऑफ टू मच विद अस इज, जो मैंने अभी बातें की आपसे। फेमस लाइन, गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट आवर पावर्स, है ना। पैसा आता है, उसे हम स्पेंड करते हैं, आता है चला जाता है। ये लाइंस किस पर्टिकुलर वर्क से ली गई हैं? जो कंज्यूमर कल्चर है ना, वी कीप स्पेंडिंग, वी कीप अर्निंग, वी कीप स्पेंडिंग, दिस थिंग द पोएट इज नॉट इन फेवर ऑफ, इज कंडेमनिंग दिस थॉट। सो द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। इसको आप एक छोटी सी चीज, एक ट्रिक से याद रखेंगे, टू मच मनी, टू मच वॉट, टू मच मनी विद अस, तो हम क्या करेंगे? विल गेट एंड विल स्पेंड, विल गेट एंड विल स्पेंड, एंड इसी चीज को वर्ड्सवर्थ क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो इस तरह की टोन जो है फॉर्म में देखी जा रही है। नाउ ओड टू ड्यूटी इज अनदर वर्क एंड इट वाज इंस्पायर्ड बाय थॉमस ग्रेज हिम टू एडवर्सिटी, ठीक है। किसकी वर्क से ये इंस्पायर हुआ था? जो थॉमस ग्रे का एक वर्क था, हिम टू एडवर्सिटी, उसी वर्क से ओड टू ड्यूटी, जो है मोरल डिसिप्लिन, मोरल कल्चर, उस तरह की थीम इस वर्क की है। ओपनिंग लाइन ऑफ ओड टू ड्यूटी इज दैट इट इज द स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड। इस तरह से आप याद रखेंगे कि किस तरह से वो वॉइस ऑफ गॉड को, ड्यूटी को डिवाइन पावर की तरह दिखा रहे हैं। ड्यूटी इज पर्सोनिफाइड एज द डिवाइन लॉ, टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, यानी कि आपको एक डिसिप्लिन जो है फॉलो करना चाहिए। थीम ऑफ ऑड टू ड्यूटी, अगेन द सेम थिंग, मोरल डिसिप्लिन एंड ऑर्डर। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, इसका एक ऑल्टरनेट टाइटल दे रखा है वर्ड्सवर्थ ने, एंड द टाइटल इज व्हाट? द लीच गैदरर।
बहुत पेशेंस का काम होता है। लीच गैदरर, ठीक है, इनका काम, ये एक ऐसा प्रोफेशन है दैट इट्स वेरी नॉट दैट नोबल, बट इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। इट टीचेस यू पेशेंस एंड परसिवरेंस। तो आप देखेंगे कि किस तरह से जो है इस पोम की थीम भी इसी तरह की है, दैट द लेसन इज पेशेंस एंड एंश्योरेंस। ठीक है, एक बूढ़ा व्यक्ति है और वो किस तरह से एक लीच गैदरर वाला प्रोफेशन को ऑनेस्टली जो है फॉलो करता है। ठीक है, तो ये लेसन्स हैं एक तरह। स्टैंजा फॉर्म क्या है इसका? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस एक ऐसा वर्क है जिसका जो पोइट्री फॉर्म है वो ब्लैंक वर्ड्स ना होकर राइम रॉयल है। हमें पता है राइम रॉयल वाज मोस्टली यूज्ड बाय जेफरी चॉसर। ठीक है, तो वर्ड्सवर्थ ने यहाँ पे जेफरी चॉसर का राइम रॉयल तरीका जो है यूज किया। नेक्स्ट, famous lines: we poets in our youth begin in gladness, but thereof come in the end despondency and madness. ये कहाँ से लिया है ना? we poets in our youth begin in gladness, यानी कि लीच गैदरिंग का काम बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो उसी तरह से जब हम पोएट्स थे, हम अपने यूथ में थे, तब हमने जो अपना यूथ था है ना, उस टाइम पे बहुत ग्लैडनेस से चीज़ों को किया, बट देयर ऑफ कम इन द एंड डेस्पॉन्डेंसी एंड मैडनेस, है ना, टाइम के साथ साथ चीज़ें बदल गई। तो इस तरह से जॉय से एक ट्रांजिशन हो गया डिस्पेयर की तरफ। ठीक है, हताश हो गए वो टाइम के साथ। नाउ डेफोडिल्स, अगेन देखिए, कुछ बोरिंग वर्क्स आते हैं बीच में, लेकिन साथ में कुछ एक स्प्रिंग काइंड ऑफ आपको फील होता है ना। और इसी तरह आपके सामने डेफोडिल्स वाले सारे के सारे प्लांट्स आ गए हैं। तो डेफोडिल्स का टाइटल है आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। इसमें आप डेफोडिल्स फ्लावर को नीचे इमेजिन करो और ऊपर क्लाउड्स जा रहे हैं, है ना, उस तरह का एक पार्क, एक गार्डन, एक ऐसा व्यू जो है आप अपने सामने इमेजिन करो। सारे के सारे एमसीक्यूज आपको इसके याद रहेंगे। तो डेफोडिल्स की जो ओपनिंग लाइंस है वो क्या है? आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। सो नीचे आप देखेंगे कि एक फ्लावर है, ठीक है, और ऊपर आप देखेंगे कुछ क्लाउड्स हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्लाउड हो गया है और यहाँ पे जो डेफोडिल्स हैं वो नीचे आ गए। ठीक है, एक इमेजिनेशन जो है देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट, हाउ आर द डैफोडिल्स डिस्क्राइब्ड इन द पोम? किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है? उनको एक स्टार्स से कंपेयर किया गया है। वो स्टार्स, वो सितारे जो हमेशा चमकते रहते हैं, तो इन अ मिल्की वे गैलेक्सी, है ना। इन डैफोडिल्स द पोट्स मूड चेंजेस फ्रॉम, पहले पोर्ट जब जाता है ना उस एरिया, मतलब डैफोडिल्स के बारे में सोचता है उन सब चीज़ों के बारे में, तो वो बहुत लोनली सा अनुभव करता है। लेकिन जब वो डैफोडिल्स की बातें करता है तो आप देखेंगे किस तरह से एकदम से वो डिलाइट हो जाता है। तो आप देखेंगे कि जो डैफोडिल्स की मेमोरी है वो उसके लिए एक हीलिंग सोर्स बन जाती है ना, उसको हील करती है। तो आप देखेंगे जब भी वर्ड्सवर्थ नेचर के करीब आता है, यानी कि ईगोटिस्टिकल सब्लाइम, है ना, हमेशा नेचर में घुसे रहना, या फिर अपने बातों को, अपनी ट्रुथ को औरों पे जो है, या अपने नोशन को जो है औरों पे एम्फेसाइज करना कि नेचर में ही सब कुछ है, इस तरह का ईगोटिस्टिकल सब्लाइम यूज करता है, लेकिन बहुत खुशी देता है ना, विद द नेचर। So in daffodils, the poet's mood changes from loneliness to delight. फाइनल स्टैंजा क्या डिस्क्राइब करता है कि ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, हार्ट डांसिंग विद डैफोडिल्स। आप देखेंगे शुरू में काफी डिस्पेयर था, हताश था, लेकिन धीरे धीरे क्या करता है, जो पोइट का हार्ट होता है वो भी डैफोडिल्स की तरह डांस करने लगता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो पोम है उसमें लास्ट में प्लेजर आता है, रिकॉर्ड इन सॉलिट्यूड, अकेलेपन में भी वो एक अलग अंदाज का अनुभव कर पाता है। राइम स्कीम क्या है डैफोडिल्स की? तो 6 लाइन्स की जो है ये पोइट्री, लाइक उसमें स्टेंजाज हैं और उनकी स्कीम रहेगी ABABCC, ब्लैंक, कार्बन, कॉपी। लास्ट का ये आप याद रखिए, उसी से आपको याद रहेगा कि जिस ऑप्शन में ब्लैंक, कार्बन, कॉपी वाला आपको एब्रीवेशन दिखे वो आप सेलेक्ट कर। इंस्पिरेशन फॉर डैफोडिल्स केम फ्रॉम वॉक विद
तो डैफोडिल्स का इंस्पिरेशन कैसे आया उनको? अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ वो घूम रहे थे, ठीक है, तभी उन्होंने जो है Dorothy's journal recorded the daffodils scene. Now, the solitary reaper, the young lass, the young highland lass, है ना, वो वाली पोइट्री जो हमने बचपन में स्कूल में उन बीते दिनों में पढ़ी थी, और उस समय पे भी, उस टाइम पे भी जो है टीचर ने बहुत अच्छे से वो पोइट्री पढ़ाई थी और शांति से हमने सुनी थी, हमारे लिए भी एक फीलिंग बन गई थी। तो वही पोइट्री जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है। आप देखेंगे कि जो ये सॉलिटरी रीपर वाली पोम है, ये 2 वॉल्यूम्स, पोम्स इन 2 वॉल्यूम्स 1807 से ली गई है, और किस तरह से उस स्कॉटिश लैस को इमोर्टलाइज करती है कि आज भी उस पर्टिकुलर लेडी का जिक्र होता है, ऑफ द यंग हाईलैंड स्कॉटिश, ठीक है, द लैड एंड not the lad, but less. Now, opening line, behold her, single in the field, refers to what? So, the Highland lass reaping and singing. She is reaping, like there might be some crops, she is reaping them, and with that, she is also singing her own kind of music, which is healing the poet's heart. ठीक है, तो वैसे तो ये एक्सपीरियंस एक किसी फ्रेंड का बताया गया है वर्ड्सवर्थ को, ठीक है, बट आप जैसे कि आप इसकी हिस्ट्री ट्रेस करेंगे, बट वर्ड्सवर्थ ने उस चीज़ को इमेजिन किया है, रीलिव किया है, और उस तरह से जो है इस चीज़ को पोइट के रूप, एक पोइट्री के फॉर्म में डिपिक्ट किया। द रीपर सॉन्ग इज कंपेयर्ड टू, तो उस रीपर को उन्होंने किससे कंपेयर कर दिया है? मानो वो लड़की क्या हो, एक नाइटिंगेल हो, या क्या हो, एक कुकू बर्ड हो। आप देखेंगे बहुत सारे ना प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में ना कुछ क्वेश्चंस या फिर कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि या तो वो नाइटिंगेल दे रहे हैं ऑप्शन में, साथ में कुकू भी दे रहे हैं, या फिर वो दोनों दे रहे हैं, या फिर उनमें से एक दे रहे हैं, ठीक है। तो आप देखोगे कि किस तरह से उस सॉन्ग को नाइटिंगेल भी और कुकू भी दोनों से कंपेयर करके एक यूनिवर्सल ब्यूटी जो है दिखाई गई है, ठीक है। नेक्स्ट, सेंट्रल थीम ऑफ द सॉलिटरी रीपर इज व्हाट? तो एंजोरिंग पावर ऑफ म्यूजिक, है ना, उसका गाना मानो कानों में जो है काफी देर तक गूंजता रहा। बाद में तो लाइक द पर्सन वेंट अवे, दे वेंट अवे, है ना, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरिया वेयर दैट मीडो वाज सिंगिंग, लेकिन उसके बाद भी जो कानों में एक गूंज थी वो बरकरार रही, इट वाज मेंटेन्ड। तो ये पावर ऑफ म्यूजिक बियॉन्ड लैंग्वेज, है ना, उस जो ध्वनि थी वो उसमें गूंजती रही। सो द म्यूजिक इफेक्ट आउटलिव्स द एक्चुअल साउंड, यही मैं आपको समझा रही हूँ इन द प्योर हिंदी वर्ड्स, ठीक है। सो रिमेंबर, फेमस लाइन है, द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर, है ना, जो दिल में मैंने म्यूजिक अपना मतलब संजो के रखा था वो बाद में जो है मेरे को कभी भी सुनने को नहीं मिला। तो ये फेमस लाइन किस पोम से है? द सॉलिटरी रीपर। सॉलिटरी मतलब बिल्कुल अकेली थी, और कौन थी? रीपर थी, यानी कि कटाई कर रही थी। शी वाज कटिंग और रीपिंग डाउन द क्रॉप्स। नाउ, ओल्ड कम्बरलैंड बेगर, है ना, कुछ क्वेश्चंस जो है ना कुछ माइनर वर्क्स वर्ड्सवर्थ के उनसे भी आते हैं। सो डू नॉट थिंक कि सॉरी, जो आपका प्रिल्यूड है ना, या फिर आपका जो लिरिकल बैलेंस है उन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। इस गलती में या इस कंफ्यूजन में आप मत रहें, ठीक है। द ओल्ड कम्बरलैंड कब पब्लिश हुई थी? तो ये 1800 में पब्लिश हुई थी। मे बी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट द रेस्ट आर। तो ये पोम किस चीज को क्रिटिसाइज करती है? जो पुअर लॉ है एंड द इंस्टीट्यूशनल चैरिटी, है ना, कि आप ऐसे इस तरह से इम्पोज की गई है चैरिटी कि आप इतना जो है दान कीजिए, इतनी चैरिटी कीजिए, तभी ऐसा होगा, तभी वैसा होगा, है ना। द दैट डे लंडन, है ना, द दैट डे सिस्टम। तो आर्ग्यूज फॉर नेचुरल सिंपैथी नॉट इम्पोज्ड चैरिटी। द बेगर सिंबलाइजेज, तो बेगर किस चीज को सिंबलाइज कर रहा है? बेगर सिंबलाइज कर रहा है द कॉन्टिन्यूटी ऑफ कंपैशन इन रूरल सोसाइटी, है ना, कि किस तरह से जो काइंडनेस है ना, वो कम्युनिटी में बरकरार रहनी ज़्यादा ज़रूरी है। कंपैशन जो है रूरल सोसाइटी में रहना ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेगर जो है उसी तरह से थीम को रिलेट कर रहा है।
लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग, ओपनिंग लाइन क्या है? आई हर्ड 1000 ब्लेंडेड नोट्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओपनिंग लाइन क्या है? आई हर्ड 1000 ब्लेंडेड नोट्स। तो आप देखेंगे कि 1000 के नोट्स हैं, 1000 रुपीज के नोट्स हैं। कहाँ पे हैं 1000 रुपीज के नोट्स? ठीक है, अर्ली स्प्रिंग। इससे आप रिलेट करेंगे कि कुछ लाइंस लिखी हुई हैं इन अर्ली स्प्रिंग और उसके अंदर बहुत सारे 1000 रुपीज के नोट्स हैं। तो द पोएट इज रिफ्लेक्टिंग ऑन द नेचर्स। ये थोड़े से निमोनिक्स इस तरह से बन जाते हैं कि आप उन्हें याद कर सकते हो। आप स्प्रिंग से भी याद कर सकते हो कि बारिश हो रही थी या फिर रेनी सीजन था एंड यू वर हैविंग लॉट ऑफ 1000 रुपी नोट्स एंड यू वर एंजॉयिंग। Just imagine like anything and everything. So it's more important to remember the things. Theme of the poem is what? ये कॉन्ट्रास्ट है नेचर की जॉय का और मैन की क्रूएलिटी का। ठीक है, देर इज अ कॉन्ट्रास्ट हियर। नेक्स्ट फेमस लाइन, हैव आई नॉट रीजन टू लिमिट व्हाट मैन हैज मेड ऑफ मैन। क्या मेरे पास कोई रीजन नहीं है? आदमी ने आदमी का क्या बना दिया है? ये वाली जो लाइन है ये भी एक लाइन अर्ली स्प्रिंग में जो है लिखी गई है। ठीक है, सो इट इज लाइक मेंस सेल्फ इन्फ्लिक्टेड सफरिंग, है ना, कि किस तरह से जो है आदमी ने ही आदमी को खुद को ऐसा बना दिया। ओपनिंग लाइन ऑफ द टेबल्स टर्न्ड, अप अप माय फ्रेंड एंड क्विट योर बुक्स। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो टेबल्स टर्न्ड है ना, इसमें एक तरह से मान लीजिए एक टेबल है, उसने आपने उसको टर्न कर दिया, अरे बंद करो इस। तो कहाँ जाएं? नेचर के पास जाओ। नेचर आपको क्या बनाएगा? नेचर आपका बेस्ट टीचर बनेगा। वही है जो आपको सब कुछ अच्छा अच्छा सिखाएगा, शांति देगा, सब कुछ देगा। ठीक है, सो द टेबल्स टर्न में एग्जैक्टली नेचर को बेस्ट टीचर माना है, यही उसकी थीम है। तो अप माय फ्रेंड, उठो उठो मेरे फ्रेंड, एंड क्विट योर बुक्स, बुक्स से मत सीखो। ठीक है, फेमस लाइन, लेट नेचर बी योर टीचर। तो नेचर को टीचर किस में बनाया है? टेबल्स टर्न्ड में बनाया। ठीक है, इससे आप याद रखिए। नेक्स्ट सेंट्रल थीम क्या है? नेचर एज द बेस्ट मोरल टीचर। नाउ लाउदामियास की हम बातें कर लेते हैं कि ये किस तरह का, तो ये ग्रीक मिथ है, एक ग्रीक स्टोरी है, उस पे जो है ये बेस्ड है। तो एक क्वेश्चन सिंपल सा वर्ड्सवर्थ पे इस तरह से भी बन सकता है कि विच ऑफ द वर्क्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इज मोर सेंट्रल टू सम ग्रीक वर्क। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि ये ग्रीक मिथ जो था, लाउदामियास ग्रीफ फॉर हर हस्बैंड, है ना, एक ग्रीफ था, एक हताश थी वो अपने हस्बैंड के साथ जो हुआ था उस चीज़ को लेकर। तो ये जो है इन्हीं के ऊपर है और विलियम वर्ड्सवर्थ का वर्क है। नाउ द थीम ऑफ द पोम, आप देखेंगे कि दे वर गवर्न्ड बाय एक्सेसिव पैशन विच रिजल्ट्स इन द डिस्ट्रक्शन। तो एक्सेसिव पैशन था वर्सेस ड्यूटी, है ना, और वही जो है डिस्ट्रक्शन का कारण बना। तो आप देखोगे कि जो एक्सेसिव पैशन होता है वो ऐसा ग्रीफ लाता है दैट यू कैन नॉट कंट्रोल इट एंड अल्टीमेटली डिस्ट्रक्शन हो जाता है। कैरेक्टर ऑफ हैप्पी वॉरियर इज अनदर इंपॉर्टेंट वर्क बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो द पोम डिस्क्राइब्स द आइडियल सोल्जर, यहाँ पे विद मोरल वर्च्यू, यहाँ पे हैप्पी वॉरियर, वॉरियर से आप सोल्जर को याद रखेंगे। ठीक है, वॉरियर से आप किसको याद रखेंगे? सोल्जर को याद रखेंगे कि किस तरह से एक आदर्शवादी जो है सोल्जर है, उसके अंदर मोरल वर्च्यूज हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इट वाज मोर और लेस इंस्पायर्ड बाय द डेथ ऑफ नेल्सन, है ना, जो कि ट्रू हीरो थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे नेल्सन मंडेला के ऊपर जो है यहाँ पे ये वर्क लिखा गया है दैट ही वाज द आइडियल वॉरियर अ सोल्जर शुड फाइट। नेक्स्ट ओपनिंग लाइन, हु इज द हैप्पी वॉरियर, हु इज ही, कौन है वो हैप्पी वॉरियर, कौन है वो? ठीक है, तो वो है एक नोबल सोल्जर, वो है एक नोबल सोल्जर। ठीक है, द कैरेक्टर ऑफ हैप्पी वॉरियर। तो आप देखेंगे इसमें सोल्जर वाली जो है थीम है। ठीक है, नोबिलिटी ऑफ। कुछ शॉर्टर पोम्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्सवर्थ कोट।
ये कोट कहाँ से ली गई है? इट कम्स इन माई हार्ट लीप्स अप, माई हार्ट लीप्स अप, माई हार्ट लीप्स अप व्हेन आई हियर चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। बस ऐसे ही आप इसे याद रखेंगे कि मेरा दिल जो है लीप करता है। ठीक है, अजय ऐसा हो गया है, तो आप देखेंगे एक शॉर्ट लिरिक लिंक हो रहा है किसके बीच में? चाइल्डहुड और मेच्योरिटी के बीच में, है ना। कई बार छोटे बच्चे या फिर आपसे छोटे लोग भी वाइज बातें करते हैं। नेक्स्ट, 2000 लुवेरचर प्रेजेस व्हाट, किस चीज को प्रेज करते हैं? हैशियन, एक हैशियन रेवोल्यूशनरी लीडर को जो है यहाँ पे प्रेज करते हैं। सो इट्स अ ट्राइब्यूट टू इम्प्रिजन्ड लीडर ऑफ हैती। ठीक है, एक हैथियन जो है यहाँ पे रेवोल्यूशनरी लीडर है, 1000 लुवेरचर। ठीक है, यहाँ पे एक हैथियन लीडर है, हो सकता है उस टाइम पे भी जो है कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे हो इन हैती, एंड दिस वाज द लीडर हु इज प्रेज्ड बाय वर्ड्सवर्थ इन हिज होम। ठीक है, तो ओपनिंग लाइन ऑफ द फाउंटेन, हमें पता है फाउंटेन इज अनदर पीस बाय वर्ड्सवर्थ, और ये फाउंटेन जो है ये किसकी बातें करता है? अ लिटिल स्प्रिंग हैड न्यूली बर्स्ट। तो आप देखेंगे किस तरह से स्प्रिंग लाइक मूवमेंट जो है एक फाउंटेन से निकलती है ना, द वाटर ड्रॉप्स एंड ड्रॉपलेट्स, उस तरह से आप इनको रिलेट करेंगे और देखेंगे फिलोसॉफिकल मेडिटेशन है ऑन एजिंग। आप देखेंगे कि बेसिकली जो फाउंटेन पोम है ना, वो आपके यूथ और ओल्ड एज को कॉन्ट्रास्ट कर, ठीक है, फाउंटेन किसको बोला है? यूथ को बोला है। ठीक है, तो वो एक कॉन्ट्रास्टिंग थीम है। The theme of the fountain, as I told you, youth and the old age. Next, preface to lyrical ballads के कुछ critical prefaces से questions लिए गए हैं और वो भी बहुत important हैं। देखते हैं क्या, किसने lyrical ballads को बोला था manifesto of romanticism? किसने बोला था? So it was Matthew Arnold. इन्होंने प्रीफेस को बोला था यही है रोमांटिक मैनिफेस्टो, इसी के ऊपर बेस्ड है पूरी रोमांटिक एज। एक मैनिफेस्टो का टाइटल उसने उन्होंने उसे दिया था। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ डिफाइंड पोइट्री एज, क्या है? हमें पता है स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। तो व्हाट डिड ही रिजेक्ट इन द प्रीफेस? तो प्रीफेस जो लिखा था वर्ड्सवर्थ ने, उसमें उसने क्या रिजेक्ट किया था? हमें पता है 18th सेंचुरी का आर्टिफिशियल पोएटिक डिक्शन, द वन, हाँ, क्योंकि वो चाहते थे क्या? एक नेचुरल लैंग्वेज वो चाहते। बेस्ट सब्जेक्ट ऑफ पोइट्री अकॉर्डिंग टू हिम इज व्हाट? कॉमन रूरल लाइफ, है ना, बिल्कुल सादा सरल जीवन। वर्ड्सवर्थ एम्फसाइजेस रोल ऑफ व्हाट, है ना, तो वर्ड्सवर्थ ज्यादातर आप देखेंगे कि रोल जो है उनकी पोइट्रीज में रहा है इमोशंस का, है ना, सेंशुअल जो है पार्ट ज़्यादा प्ले किया है, और मेमोरी का, कि वो कितना सस्टेन कर रहे हैं अपने इंसाइट्स को और किस तरह से मैच्योरिटी के साथ जो है वर्क्स को पेन डाउन कर रहे हैं। ठीक है, अमेजिंग है, मज़ा आ रहा है। ठीक है, थोड़े से बोर भी हो रहे होंगे आप लोग, बट in the next live lessons we are going to interact with you and we are going to have even more fun. Now preface and more questions are there. So Wordsworth preface was revised in 1802 में जो है preface को फिर से रिवाइज किया गया, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेंस को फिर से रिवाइज किया था। 1800 में तो उसे ऐड किया था, 1798 में लिरिकल बैलेड्स का बिल्कुल रॉ फॉर्म था सबसे पहले, है ना, तो और ज़्यादा डिटेल्ड थ्योरी जो है 1802 में ऐड हुई थी। ठीक है, ये एक्चुअल एडिशन था प्रीफेस, यानी कि पहले लिरिकल बैलेड्स लिख दिए, अरे लिरिकल बैलेड्स क्या है, क्या सब है, इनका कुछ प्रीफेस वगैरह तो प्रस्तावना तो दे दो, वो उसने किया 1800 में। ठीक है, मतलब अच्छे से पब्लिश हो गया, पूरा बोल सकते हैं प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड हो गया। लेकिन उसके बाद भी 1802 में प्रीफेस वाले पार्ट में और भी चीज़ें ऐड हुई, तो विद द फुलर थ्योरी, है ना, और भी ज़्यादा थ्योरी पार्ट उसमें ऐड हुआ। पोइट इज डिस्क्राइब्ड एज, जैसा कि मैंने आपको बताया, अ मैन स्पीकिंग टू मैन विद हाइटेंड सेंसिबिलिटी। ठीक है, he distinguishes between
हाँ, तो उसमें वो फैंसी एंड इमेजिनेशन, ठीक है, फैंसी एंड इमेजिनेशन को जो है डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, फैंसी और इनको, जो कि कॉलरिज की लेटर थ्योरी भी बनेगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी बनेंगे। कुछ कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं कि वो पोएट लॉरेट कब बने, हमने बताया था ज़्यादा कुछ माइनस मत करना, बस 4 में से 143 बन जाए, है ना, जस्ट निमोनिक। हिज ऑटोबायोग्राफिकल लॉन्ग पोम इज व्हाट, द प्रिल्यूड, ये ऑटोबायोग्राफिकल है और बहुत लॉन्ग भी है ये पोम, ठीक है। और आप देखेंगे कि वो 1843 में जब वो पोएट लॉरेट बने थे ना, विलियम वर्ड्सवर्थ, तो वो रॉबर्ट साउदी के बाद बने थे, ठीक है। और प्रिल्यूड जो है उनकी ऑटोबायोग्राफिकल लॉन्ग पोम। हिज प्रोजेक्टेड ट्रायोलॉजी वाज टाइटल्ड व्हाट, तो रेक्ल्यूज जो है एक ऐसी ट्रायोलॉजी थी, इसमें 3 पोम्स थी, 3 इंपॉर्टेंट पोम्स थी रेक्ल्यूज में, और ये उनकी प्रोजेक्टेड प्रॉपर ट्रायोलॉजी थी, ठीक है। और उसने इसको इन्होंने मैग्नम ओपस बनाने की सोची थी, लेकिन हम जानते हैं कि ये वर्क इनकम्प्लीट रह गया था, ठीक है। इंटेंशन बड़ा था लेकिन इतना नहीं कर पाए थे। स्पॉट्स ऑफ टाइम अपीयर इन, स्पॉट्स ऑफ टाइम हमने बताए वो पल जो आप कभी नहीं भूल सकते, है ना, किसी के साथ बिताए हुए वो पल जो आप कभी नहीं भूल सकते, उन्हीं को बोलते हैं स्पॉट्स ऑफ टाइम, ठीक है। वो कभी तक आपके माइंड में एज एन इम्प्रेशन रह जाते हैं, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर लम्हे, है ना, उनको आप स्पॉट्स ऑफ टाइम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ डाइड इन, कब, 1850, एंड विद हिम डाइड द रोमांटिक एज। नाउ मिसलेनियस वर्क्स एंड थीम्स भी हैं। वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल प्रोज वर्क इज, देखो, ऑटोबायोग्राफिकल तो हमारा प्रिल्यूड भी है, लेकिन उसके साथ साथ फेनविक नोट्स जो हैं वो प्रोज फॉर्म में है, ठीक है। जो एक इजाबेला फेनविक थी, ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फेनविक नोट्स है ना, ये इनके प्रोज फॉर्म में ऑटोबायोग्राफी है। तो आप देखेंगे कि जो इजाबेला फेनविक के लिए पर्टिकुलरली इन्होंने कुछ चीज़ें डिक्टेट की थी, इनकी खुद की डिक्टेशंस थी, और इसीलिए इनको फेनविक नोट्स कहा जाता है। तो इजाबेला फेनविक को कुछ डिक्टेशंस वर्ड्सवर्थ ने की थी, दैट्स व्हाई वर्ड्सवर्थ फेमस गाइड टू द लेक डिस्ट्रिक्ट वाज पब्लिश्ड इन 1810 में पब्लिश, ठीक है। वर्ड्सवर्थ एक्लेसियस्टिकल सॉनेट्स डील विद, ये जो वर्ड है ना एक्लेसियस्टिकल, ठीक है, ये जेफरी दी मॉनमूथ का एक्लेसियस्टिकल हिस्टोरिया दे ब्रिटानिए, इस तरह का भी एक वर्क है ना, एक्लेसियस्टिकल हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। तो ये जो एक्लेसियस्टिकल वर्क है ज़्यादातर चर्च एंड हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, तो चर्च हिस्ट्री ऑफ। विच पोम इंक्लूड्स द लाइन अ सिंपल चाइल्ड डियर ब्रदर जिम, तो वी आर 7, ठीक है। बहुत सारे बच्चों की बातें जो हैं इसमें हैं, और ये जो डियर ब्रदर जिम है ये इसकी ओपनिंग लाइन है, क्या, अ सिंपल चाइल्ड डियर ब्रदर जिम। द इडियट बॉय इज अ पार्ट ऑफ लिरिकल बैलेड्स, ये भी लिरिकल बैलेड्स की एक इम्पॉर्टेंट पोम है, ठीक है। आप देखेंगे कि किस तरह से ये इडियट बॉय जो है एक मदर और एक सन की, एक माँ बेटे की जो है कहानी है, और एक ट्रेजिक कॉमेडी टेल ये बन जाती है। जब आप इसे पढ़ेंगे यू कैन विजुअलाइज एंड फील इट बेटर। तो इट्स अबाउट जॉनी एंड हिज मदर बेटी, यहाँ पे बच्चे का नाम भी है, द नेम ऑफ द बॉय एंड द नेम ऑफ द मदर इज बेटी, ठीक है। द मोस्ट अनलकी क्वेश्चन इफ यू कैन गेट, तो यहाँ से भी क्वेश्चन है। द पोम साइमन ली डिपिक्ट्स व्हाट, एन ओल्ड हंट्समैन, जैसे माइकल एक ओल्ड शेफर्ड की बात थी, उसी तरह से साइमन ली जो पोम है वो हंट्समैन की। एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई स्ट्रेसेस विजडम फ्रॉम नेचर रेदर देन बुक्स, ठीक है, ये भी वही है, नेचर इज द बेस्ट टीचर, उसी तरह का थीम है। विच पोम इज इन बैलेड मीटर, लूसी ग्रे, दिस इज द पोम इन बैलेड मीटर। नेक्स्ट, लूसी ग्रे नरेट्स व्हाट, डेथ ऑफ चाइल्ड लॉस्ट इन स्नो स्टॉर्म, है ना, स्नो स्टॉर्म में खोकर एक बच्ची जो है अपनी जान दे देती है, और किस तरह से उसकी इनोसेंस और जो ट्रेजेडी उसके साथ हुई है, इसी का एक मिक्सचर इस लूसी ग्रे पोम में देखने को
मिलता। पोम सेलिब्रेटिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन डॉन, द प्रिल्यूड इन बुक 11, द फेमस लाइन दिस वॉज द लाइन, है ना। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन वाली है ना, which like previously I was confused with the lines. So this is the particular line I was talking about, कि bliss was it in that dawn to be alive and to be young was very heaven, इस तरह की ये line है. The prelude praises early days of revolution. Now तो डेफिनेटली वी नो कि वर्ड्सवर्थ फ्रेंच रेवोल्यूशन को सपोर्ट कर रहे थे। फ्रांस में एनेट वेलन के साथ उनकी एक डॉटर भी थी, है ना, और वो ऑफन जो है वहाँ पे विजिट्स करते रहते थे। सो पॉलिटिकल सोनेट्स और लेटर पोइट्री की हम बात करते हैं। इट इज़ नॉट टू बी थॉट ऑफ दैट द फ्लड इज अ सोनेट ऑन व्हाट, इंग्लैंड रेजिस्टिंग नेपोलियनिक इन्वेजन। ठीक है, इससे आप याद रखेंगे, ये इसका है। लंदन 1802 वॉज एड्रेस टू मिल्टन, मिल्टन को इन्वोक किया जा रहा है कि आइए और लंदन को कुछ गाइडेंस, कुछ मोरल जो है चीज़ें सिखा कर जाइए। ठीक है, तो उनको एक मोरल गाइड के रूप में मिल्टन को जो है वर्ड्सवर्थ इन्वोक करते। When I have borne in my memory what has tamed, है ना, इसका this is a line and another sonnet invoking Sia, so it's a sonnet who is again invoking Milton. So when I have borne in memory what has tamed, इसका जो है सब्जेक्ट है कि वो मिल्टन से जो है इन्फ्लुएंस्ड है और मिल्टन की ही बातें कर रहा है। तो आप देखेंगे कि जो ये सोनेट है मिल्टन की प्योरिटी और मोरल सीरियसनेस जो थी मिल्टन की, उसी को जो है हाईलाइट कर, मोरल सीरियसनेस मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा था। So Wordsworth scorned not the sonnet praises what? The sonnet form and great sonneteers. ठीक है, तो ये sonnet form और great sonneteers का praise है। The world is too much with us criticizes, हमने पढ़ा था, materialism को करता है criticize. Sonnets dedicated to liberty include what? So it includes sonnet dedicated to liberty. Political sonnets हैं written during the Napoleonic Wars. आप देखेंगे कि किस तरह से ये पॉलिटिकल इश्यूज और फ्रीडम को जो है ये सेलिब्रेट कर। हिज लेटर सोनेट सीक्वेंस द रिवर डॉन वाज पब्लिश्ड इन, आप देखेंगे कि 1820 में जो है ना 20 रिवर्स, 20 से आप याद रखेंगे 20 रिवर्स, 20 नदियाँ, इस तरह से आप याद रख लीजिए। ठीक है, तो जो रिवर डुडॉन सोनेट्स है, जिस तरह से एक रिवर चलती जाती है उसी तरह से हमें भी चलते रहना चाहिए, और इस तरह से एक स्पिरिचुअल मेडिटेशन जो है वर्ड्सवर्थ ने इस पे किया है। वर्ड्सवर्थ यारो रिविजिटेड, एक वर्क है वर्ड्सवर्थ का यारो अनविजिटेड, यारो विजिटेड। तो आप देखोगे कि उसने यारो नाम के प्लेस पे विजिट किया था लेट इन लाइफ, और तभी यारो रिविजिटेड जो है लिखा था। कंपेनियन पोम यारो अनविजिटेड, ये कब लिखा था? ये लिखा था 1803 में। कब लिखा था? 1803 में। नेक्स्ट, यारो विजिटेड वॉज कंपोज्ड इन 1814, ये हुआ था 1814 में। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे यारो अनविजिटेड में पोइट ने डेलिबरेटली यारो वैली को देखने से बिल्कुल मना कर दिया था। कब? 1803 में। तो अनविजिट हो गया, लेकिन उन्होंने एक्चुअली यारो में विजिट किया था और एक पोइटिक डिस्क्रिप्शन उस चीज़ का 1814 में जो है देखने को मिला, जिसकी वजह से इसको यारो विजिटेड कहते। तो उनका जो डेलिबरेटली मना करना था 1803 में, वो जो है यारो अनविजिटेड का कारण था, उस पोम का कारण था। ठीक है, नेक्स्ट, क्रिटिसिज्म और रिसेप्शन। विच क्रिटिक एक्यूज्ड वर्ड्सवर्थ ऑफ प्योरेलिटी। तो आप देखेंगे प्योरेलिटी जो होता है वो थोड़ा चाइल्डिश, थोड़ा सिली, है ना, उस तरह का वर्क आपने लिखा है। तो कुछ पर्टिकुलर राइटर्स थे जो वर्ड्सवर्थ को बिल्कुल फेवर नहीं करते थे। फॉर एग्जाम्पल फ्रांसिस जैफरी, है ना, वो उनको नहीं फेवर करते थे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि फ्रांसिस जैफरी इज द करेक्ट ऑप्शन टू दिस। तो इसमें पर्टिकुलर एक रिव्यू था ना, एडिनबर्ग रिव्यू, उसमें क्रिटिक थे जेफरी, फ्रांसिस जेफरी, जिन्होंने वर्ड्सवर्थ की सिंप्लिसिटी पे एक मोकिंग अटैक किया था।
हैजलिट एडमायर्ड वर्ड्सवर्थ फॉर सिंपैथी विद कॉमन लाइफ। तो हैजलिट जो थे वो वर्ड्सवर्थ को प्रेज करते थे। कौन? विलियम हैजलिट। ठीक है। कॉलरिज क्रिटिक ऑफ वर्ड्सवर्थ अपीयर्ड इन बायोग्राफिया लिटरारिया। तो हमें पता है कि कॉलरिज का एक मैग्नम ओपस है बायोग्राफिया लिटरारिया, और उसमें जो है वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ डिक्शन वो जो है देखेंगे आपकी। पहले तो वो फ्रेंड्स थे, लेकिन कॉलरिज जो थे ना, उन्होंने आगे जाके काफ़ी टाइम बाद जो है उनके साथ कुछ डिस्प्यूट होने के बाद बायोग्राफिया लिटरारिया में ये भी कहा है कि वर्ड्सवर्थ की डिक्शन जो है उसको क्रिटिसाइज किया है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कॉलरिज ने अपनी बायोग्राफिया लिटरारिया में वर्ड्सवर्थ को क्रिटिसाइज किया। मैथ्यू आर्नोल्ड कॉल्ड वर्ड्सवर्थ व्हाट? आई वाज टॉकिंग अबाउट इट, यस। सो मैथ्यू आर्नोल्ड ही हैं जिन्होंने वर्ड्सवर्थ को बोला था द पोएट ऑफ हाई सीरियसनेस। ठीक है, नेक्स्ट, आर्नोल्ड्स एसे ऑन वर्ड्सवर्थ इज टाइटल्ड व्हाट? तो आर्नोल्ड का जो ऐसे है वो वर्ड्सवर्थ के नाम पर ही है, वर्ड्सवर्थ 1879। ठीक है, उनके लेक्चर्स हैं। कीट्स क्रिटिसाइज्ड वर्ड्सवर्थ डायडैक्टिसिज्म एज द ईगोटिस्टिकल सबलाइम। आप देखेंगे जो जॉन कीट्स थे ना, उन्होंने वर्ड्सवर्थ के लिए, है ना, जॉन कीट्स ने ये टर्म को यूज किया था। और क्यों यूज किया था जॉन कीट्स ने वर्ड्सवर्थ के लिए इस टर्म को? कि क्यों वर्ड्सवर्थ अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्सपीरियंसेस को सेंटर में रख देना चाहते हैं और पोएट्री में सिर्फ ईगो और सेल्फ कॉन्शियसनेस को रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं और उसी चीज को दूसरों पे भी इम्पोज करना चाहते हैं। ठीक है, तो जॉन कीट्स ने विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए ईगोटिस्टिकल सबलाइम यूज किया था। ठीक है, तो आप इसे याद रखें। ठीक है, तो ईगोटिस्टिकल सबलाइम क्या हुआ? क्या T.S. Eliot described Wordsworth's verse as dull but with moments of greatness, कि कहीं कहीं पे डल है लेकिन कुछ मोमेंट्स ऐसी हैं जो अच्छी लगती। ठीक है। डिकिंसी हिज फ्रेंड रॉट व्हाट? रिकलेक्शंस ऑफ द लेक्स एंड द लेक पोएम, है ना। थॉमस डिकिंसी यहाँ पे है एक राइटर, है ना, किनका फ्रेंड? वर्ड्सवर्थ का। उन्होंने क्या लिखा था? रिकलेक्शंस ऑफ द लेक्स एंड लेक पोएट्स। ठीक है। Who called Wordsworth the poet of the eye and ear? आप देखेंगे आई और ईयर्स आपके क्या हैं? सेंस ऑर्गन्स हैं। और उसी तरह से जो वर्ड्सवर्थ है वो सेंशुअस इमेजरी, सेंशुअस लव, सेंशुअस जो है थीम रखते थे, जिसकी वजह से वॉल्टर पेटर ने उनको बोला द पोएट ऑफ द आई एंड ईयर। ठीक है, सेंसरी क्वालिटीज थी। नेक्स्ट, बायरन मॉक्ड वर्ड्सवर्थ इन व्हाट? तो जो लॉर्ड बायरन थे उनका भी अलग नोशन था वर्ड्सवर्थ को लेकर, जैसे फ्रांसिस जेफरी का था ना। तो आप देखेंगे कि जो बायरन थे ही सेटराइज्ड हिम इन द डेडिकेशन। एक डेडिकेशन उन्होंने लिखा टू डॉन जुआन, और इसमें जो है वर्ड्सवर्थ को जो है उन्होंने सेटराइज किया। ठीक है, और आपको पता ही है कि बायरन का एक प्रॉपर सेटराइजेशन रॉबर्ट साउदी के साथ हुआ था। नाउ फाइनल मिसलेनियस एंड फैक्ट्स आ गए हैं कुछ। वर्ड्सवर्थ हाउस नियर ग्रासमेरे वाज कॉल्ड व्हाट? जो वर्ड्सवर्थ का हाउस था ग्रासमेर के पास, उसको डव कॉटेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डव कॉटेज। ठीक है, नाम भी इतना प्यारा है कि हाँ, लग रहा है कि रोमांटिक पॉइंट है। लेटर रेजिडेंस आफ्टर डव कॉटेज क्या था? रिडेलमाउंट। रिडेलमाउंट में, अब डव कॉटेज के बाद। ही वॉज बरीड एट, कहाँ पे? ग्रासमेरे, द सेंट ऑसवर्ड्स चर्चयार्ड। डोरोथी वर्ड्सवर्थ फेमस डायरीज कॉल्ड व्हाट? ग्रासमेर जर्नल्स। ग्रासमेर जर्नल्स, क्योंकि जो डोरोथी वर्ड्सवर्थ की ग्रासमेर जर्नल्स हैं उनकी ही राइटिंग की एक मेजर इंस्पिरेशन थी। वर्ड्सवर्थ्स डॉटर डोरा इंस्पायर्ड व्हाट? डोराज स्केचबुक एंड मेमोरियल वर्सेस। सो डोरा वाज बिलवेड डॉटर हु डाइड इन 1847, और उन्हीं के 3 years के बाद हर फादर ऑल्सो डाइड। हिज अर्ली पोम डिस्क्रिप्टिव स्केचेस वाज पब्लिश्ड इन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
और ये कब पब्लिश हुई थी? 1793 में, है ना, बहुत पहले। आप देखेंगे डिस्क्रिप्टिव स्केचेस जो है उनका एक अर्लीस्ट काइंड ऑफ वर्क है। आप देखोगे कि वो बहुत पहले जो है 1793 में पब्लिश हुई थी। वर्ड्सवर्थ विजिटेड रेवोल्यूशनरी फ्रांस कब विजिट किया? 1790 में, मतलब बिल्कुल पीक टाइम था, जब आपको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रही थी, तो और उसी रेवोल्यूशन ने उनको जो है इंस्पायर किया था। ब्लिस वॉज इन दैट डॉन टू बी अलाइव, टू बी यंग वॉज वेरी हेवन। वर्ड्सवर्थ फादर्ड अ डॉटर विद एनेट वेलन, मैंने बताया था आपको कि मैरी हचिंगसन के साथ साथ उन्होंने एक और शादी की थी एनेट वेलन के साथ, फ्रांस में, ठीक है, और उनके साथ उनकी जो डॉटर हुई थी उसका क्या नाम था? कैरोलिन, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ रिकॉन्साइल्ड विद कैरोलिन इन, मतलब वापस वो दोस्ती हो गई थी उनके साथ, उनकी कैरोलिन के साथ, कब? 1802 में। नाउ वर्ड्सवर्थ अर्ली रेडिकल सिंपथीज गेव वे टू, है ना, उनकी पहले ना कुछ रेडिकल सिंपथीज थी, उनका ऐसा नोशन था। तो आप देखेंगे कि जो रेडिकल यूथ के बाद उन्होंने अपना स्टैंस बिल्कुल जो है बदल दिया था, और फाइनली बाद में वो बन गए थे एक कंजर्वेटिव, ठीक है, कंजर्वेशनिस्ट। तो कंजर्वेटिज्म जो आप जो है देखेंगे कि पहले वो रेडिकल सिंपथीज थी, रेडिकल सिंपथिस्ट थे, लेकिन बाद में इट गेव वे टू कंजर्वेटिज्म, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ वर्ड्सवर्थ सोनेट नन्स फ्रेट नॉट डिफेंड्स व्हाट? द वैल्यू ऑफ सोनेट्स लिमिटेड फॉर्म। आप देखेंगे कि जो नन्स फ्रेट नॉट जो वर्क है, वो आर्ग्यू करता है द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द सोनेट आर लिबरेटिंग, ठीक है, कहीं ना कहीं जो कंस्ट्रेंट्स हैं, है ना, कि जो नन्स फ्रेट नॉट सोनेट है में उन्होंने जो है सोनेट फॉर्म के जो रिस्ट्रिक्शन हैं उन्हीं को एक तरह से लिबरेशन बताया है। दिस इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ दिस लाइन। ओके, सो नन्स फ्रेट नॉट। ओड टू एंटरप्राइज इज डेडिकेटेड टू whom? जॉर्ज द थर्ड को डेडिकेटेड ओड टू। Now Wordsworth essay on education is titled Of Education. एजुकेशन की बात है, एजुकेशन वाले ऐसे में इट्स अ लेसर नोन प्रोज वर्क बट इट कैन बी इम्पॉर्टेंट। मान लीजिए कि वो कौन है, फ्रांसिस बेकन है जो आपके एसेइस्ट, उन्हीं का कोई ऐसे आ जाए और फिर ऑफ एजुकेशन आ जाए, तो मिल्टन के साथ, जॉन मिल्टन के साथ कंफ्यूज नहीं होने का, ठीक है। तो आप देखेंगे वर्ड्सवर्थ का ऑफ एजुकेशन एक जो है ऐसे है ऑन एजुकेशन। So who parodied Wordsworth in the Anti-Jacobin? So the answer goes George Canning ने जो है पैरोडी किया है किसको? विलियम वर्ड्सवर्थ को। वर्ड्सवर्थ कंजर्वेटिव टर्न इज एविडेंट इन, कंजर्वेटिव टर्न जो उनका दिख रहा है कि वो कंजर्वेटिव बन गए थे बाद में, तो वो आप देखेंगे कि एक्लेसियस्टिकल सोनेट्स में देखने को मिलता है, मतलब क्लियरली देखने को मिलता है कि वो एक कंजर्वेटिव बन चुके हैं, रिलीजियस सोनेट्स हैं, ठीक है, ये रिलीजियन थीम पे है, कंजर्वेटिज्म एंड एवरीथिंग। पीटर बेल जो उनका वर्क था वो सबसे पहले कब पब्लिश हुआ था? 1819 में, 1819 में उन्होंने बेल बजा दी थी। पीटर बेल जो है आप याद रखेंगे। इट्स अ लॉन्ग बैलेड, ठीक है, एक बहुत ही लंबा बैलेड था उनका विच वॉज पब्लिश्ड इन 1819। पोम द वैगनर इट अपीयर्ड इन 1819। तो बेल इन वैगनर, है ना, द वैगनर, इस तरह का से आप याद रखेंगे। और एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वैगनर से मुझे याद आई है, आपको याद रखना है जो वैगनर की पोम वो किसको डेडिकेट की थी? विलियम वर्ड्सवर्थ ने, वाज डेडिकेटेड टू चार्ल्स लैम्ब। आप इसे हम याद रखेंगे, जो 1819 का वर्क है द वैगनर, इट वाज डेडिकेटेड टू चार्ल्स लैम्ब। नेक्स्ट, द प्रिल्यूड वाज फर्स्ट टाइटल्ड, पहले उसको क्या बोला था? पोम्स टू कॉलरिज, है ना, क्योंकि वो सारी की सारी डेडिकेशंस सैमुअल टेलर कॉलरिज के लिए थी, तो पोम्स टू कॉलरिज। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ गाइड टू द लेक्स was revised in 1835, not an important question. Who said Wordsworth added a new province to poetry? एक अलग ही राज्य बना दिया था पोएट्री।
ऐसा किसने कहा वर्ड्सवर्थ को कि तुमने तो अलग ही राज्य बना दिया है पोइट्री का, है ना, यू एडेड अ न्यू प्रोविंस टू पोइट्री, तो साम्राज्य हो गया एक तरह से ना, तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने बोला था, है ना, तो मैथ्यू आर्नोल्ड ने बोला था। So it's a tribute to Wordsworth's originality. So Wordsworth's sonnet on to Saint Loverette ends with the hope of freedom of spirit despite imprisonment. तो आप देखेंगे किस तरह से जो टुसेंट जो रेवोल्यूशनरी लीडर थे, है ना, उस दौरान हैती में, वो किस तरह से मोरली विक्टोरियस रहे, वही चीज जो है वर्ड्सवर्थ ने यहाँ पर रिफ्लेक्ट की। Wordsworth's early poem An Evening Walk was published in 1793. It is another work published in 1793 जो descriptive sketches work है, उसी के साथ इवनिंग वॉक, ये मतलब साथ साथ पब्लिश हुए, ठीक है। तो आप याद रखेंगे लिरिकल बैलेड से पहले ऑफ कोर्स इनकी कुछ पोइट्रीज पब्लिश हो चुकी। द रिक्ल्यूज वॉज इंटेंडेड टू हैव, हमें पता है रिक्ल्यूज जो है इनकम्प्लीट वर्क है, जिनको वो एक मैग्नम ओपस बनाना चाहते थे बट कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो उसके 3 मेजर पार्ट्स थे, प्रिल्यूड, एक्सकर्जन, कंप्लीशन। तो जो रिक्ल्यूज है वो एक ग्रैंड ट्रायोलॉजी उन्होंने सोची थी, प्रिल्यूड को उसका इंट्रो बनाने का सोचा था, एक्सकर्जन उसको पार्ट 1 दिया था, लेकिन एक इनकम्प्लीट पोर्शन जो है रह गया था, ठीक है, इनकम्प्लीट जो है वर्क रह गया था। तो आप देखेंगे वॉज इंटेंडेड टू हैव ऑल दिस, प्रिल्यूड, एक्सकर्जन एंड कंप्लीशन, ठीक है। वर्ड्सवर्थ फेमस फ्रेज फॉर हिज पोइट्री वॉज पोइट्री ऑफ द अफेक्शंस, है ना, जिस तरह से उन्होंने डीप इमोशनल कोर को सबके हिला दिया है, खुद के भी, कि जो हार्ट है और हार्ट से जो फीलिंग्स हैं वो किस तरह से जुड़ी रहती हैं, उन्हीं चीजों को आप वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में देखेंगे। द वाइट डो ऑफ रिल्स्टॉन वॉज पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश हुई थी, 1815 में। So this is the narrative poem set in यॉर्कशायर, यॉर्कशायर पे जो है ये नैरेटिव पोम है, और ये इसका हिस्टोरिकल नरेशन जो है आप इसमें देखेंगे। द वर्ड्सवर्थ प्रोज कलेक्शन प्रोज वर्क्स वॉज एडिटेड इन 19th सेंचुरी बाय हुम, तो एक प्रोज कलेक्शन थी प्रोज वर्क्स करके, ये टाइटल था, और इसको किसी ने एडिट किया था, तो उनका नाम क्या था, अलेक्जेंडर बी ग्रोसैट। अलेक्जेंडर बी ग्रोसैट ने 19th सेंचुरी में आप देखेंगे कि वर्ड्सवर्थ का जो प्रोज वर्क था उसको कंपाइल किया, ठीक है, बाद में किया था। तो इट इज अनदर पर्सन, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर ने प्रोज वर्क्स। विच फ्रेंड इन्फ्लुएंस्ड वर्ड्सवर्थ अर्ली रेडिकलिज्म, तो अर्ली रेडिकलिज्म जो है विलियम गॉडविन ने, ठीक है। आप देखेंगे कि विलियम गॉडविन के कुछ आइडियाज थे जिसकी वजह से उनके अर्ली रेडिकल, जो उनकी वर्ड्सवर्थ की जो अर्ली रेडिकल सोच थी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव डाला। तो वही क्वेश्चन ये है कि वर्ड्सवर्थ की जो अर्ली रेडिकल सोच थी वो विलियम गॉडविन ने इन्फ्लुएंस की। वर्ड्सवर्थ सोनेट द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, हमें पता है कि इस सोनेट में जो इंग्लैंड का कल्चरल द मटीरियलिज्म कॉन्सेप्ट, ठीक है, उन सबको जो है कॉन्डेम किया है ना, उन सब चीज़ों को जो है बिल्कुल ओपोज किया है। तो आप देखोगे कि दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, पेसिमिज्म टुवर्ड्स मटीरियलिज्म, ठीक है। सो इट्स अ लेमेंट ओवर इंडस्ट्रियलिज्म एंड ग्रीड। तो क्लियर जो है, जिस तरह से लंदन वर्क है, लंदन पोम है उसकी, उसी तरह से जो है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस है, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ड्सवर्थ पोइट्री इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज, सबको पता है कि उनकी पोइट्री में नेचर है एंड ह्यूमन हार्ट है, नेचर है एंड ह्यूमन हार्ट है, बहुत सारे इमोशंस हैं, एक फ्यूजन है ऑफ द नेचर एंड। फाइनल एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, वर्ड्सवर्थ रोल इन रोमांटिसिज्म इज, जैसा कि हमें पता है कि रोमांटिक एज तो पूरा का पूरा नाम ही विलियम वर्ड्सवर्थ पे है ना, तो द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी बोल देते हैं। तो आप देखेंगे कि यही है वो फाउंडिंग फिगर एंड सेंट्रल पोर्ट जिसने लॉन्च किया था रोमांटिक एज। और कौन सा वर्क था इनका जिसकी वजह से रोमांटिक एज मतलब एक लॉन्च ही हो गई थी, डेफिनेटली उनका वर्क था
लिरिकल बैलेड्स। और कब हुआ था ये वर्क लॉन्च? 1798 में। कब हुआ था इस पे प्रीफेस ऐड? 1800 में। और उस प्रीफेस में एक फुलर, एक कंप्लीट और भी ज्यादा थ्योरी उस प्रीफेस में कब ऐड हुई थी? 1802 में, 1802 में। ठीक है, तो ये थे द मोस्ट 200 लाइक द 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सभी के सभी किसी ना किसी इंपॉर्टेंट एग्जाम का पार्ट हैं। एंड अगर आपने मैराथन जो है कंप्लीटली देख ली है तो विलियम वर्ड्सवर्थ जैसे मेजर राइटर पे आपका एक बहुत अच्छा होल्ड बन चुका है। सो आई होप यू मस्ट हैव हैड फन। ठीक है, एंड आपने बहुत इंजॉय किया होगा। नाउ वी आर ऑल्सो गोइंग टू कीप द सेशंस लाइव सो दैट यू कैन इंटरेक्ट विद अस, you can also raise your doubts, your concerns, and you can enjoy with us in the live marathons. देखिए मैराथन इंपॉर्टेंट होती हैं कि अगर आप इनको लगाकर जाते हैं एग्जाम में तो क्वेश्चन तो इसी तरह से आते हैं ना भाई, एमसीक्यू फॉर्म में ही तो आएंगे। किस तरह से क्वेश्चन ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है ना, और किस तरह से जो है चीज़ों को अमेलगमेट करके स्ट्रैटेजी बनानी। तो ये वाले क्वेश्चंस कोई इधर उधर के क्वेश्चंस नहीं थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर आपने ये किया है यू आर एलिजिबल टू अपीयर वर्ड्सवर्थ इन योर एग्जाम। ठीक है, नाउ फॉर मोर इंफॉर्मेशन एंड टू गेट द PDF of today's class you can join our Telegram channel. You can also join us on the WhatsApp group. ठीक है, and if you want you can see it in the pinned comment, the WhatsApp link. एंड आई होप आपने चीज़ों को वो बहुत अच्छे से जज किया होगा और समझे भी होंगे। अब एक चीज़ और है कि दिस वॉज अ मेजर राइटर सो वी हैड लाइक नंबर ऑफ गुड क्वेश्चंस, बट देर आर इम्पोर्टेंट राइटर्स where we will also have say 50 questions, 80 questions. ठीक है, so there is a range, so do not worry, not every class is going to be a lengthy one, but अगर ये क्लास लेंदी बनी है थोड़ी तो ये आपके बेनिफिट के लिए है कि अगर आप पूरी क्लास को देख रहे हैं तो आपको जो है एक स्ट्रॉन्ग होल्ड वर्ड्सवर्थ पे मिलेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट, एंड ऑल्सो गिव योर रिव्यूज इन द कॉमेंट्स। ठीक है, एंड keep loving us and keep showing your love in the comments, and we are also here to support you. So that's it for today. This is Shalpa signing off.